नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, अपन जो रेलवे एग्ज़ाम 2024-25 स्पेशल, जिसमें सभी लगभग रेलवे के एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी ग्रुप डी में जनरल साइंस के मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं। और जनरल साइंस में ये सवाल सभी एनसीईआरटी बेस्ड और एनसीईआरटी में भी विशेषकर एग्जाम्पलर को फोकस करते हुए यानी एडवांस लेवल के सवाल आपको एनसीईआरटी के यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इस सीरीज़ में अब तक आपके 10 वीडियो आ चुके हैं। अपन शुरुआत कर रहे थे 9th के एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के, जिसमें सारे एग्जाम्पलर देख रहे थे, साथ ही साथ टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल और जो अभ्यास के लास्ट के सवाल होते हैं ना, वो सभी सवाल और एनसीईआरटी के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं इस चैप्टर के, वो कवर किए हैं। और ये वीडियो नंबर 11, जिसमें फिलहाल क्लास 9 का अध्याय 11 कार्य तथा ऊर्जा फिजिक्स का इम्पोर्टेंट चैप्टर वर्क एंड एनर्जी कंसेप्ट बेस्ड यहाँ पर सारे सवाल हल करने वाले हैं। न्यूमेरिकल के इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा सवाल आपको देखने को मिलेंगे। जैसे इसमें कंटेंट की बात करें वीडियो में, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सभी 28 प्रश्न देखेंगे, जिसमें बहुविकल्पीय, लघुत्तरात्मक और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शामिल हैं। पाठ्य पुस्तक के 9 उदाहरणों का हल आपको बताऊंगा। एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के 21 अभ्यास प्रश्न जो लास्ट में रहते हैं वो, और इस प्रकार टोटल यहाँ पर 25 न्यूमेरिकल होते हैं और भी काफ़ी बेसिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस यूनिट के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर इंक्लूड करते हुए अपन ये टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। पीडीएफ फाइल के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। यहाँ से ये जो पूरा चैप्टर है इसमें आपको समझना पड़ेगा और दोबारा रिवीजन के रूप में आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके पर मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर लेना। तो सबसे पहले एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं, उसके बाद सारे यहाँ पर सवाल रहेंगे। ये आप एग्जाम्पल के सवाल देख सकते हो, बिल्कुल सारे सवाल व्याख्या सहित आपको यहाँ पर हल कराने वाला है, एग्जाम्पल सहित। अब देखिए, आगे बढ़े उससे पहले बता दूं, आप रेलवे सहित कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, कितनी ही बार आप सिलेबस कवर कर दो, जब तक मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपका सिलेक्शन है वो नहीं हो पाएगा। 50% मायने रखता है क्या आपने प्रैक्टिस की है, और 50% आपका सिलेबस, रिविजन और कंटिन्यूटी। प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ट मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर एज इट इज़ मॉक फॉर्म में मिलेंगे। तो जैसे रेलवे के अब तक आप ग्रुप डी देखेंगे, एनटीपीसी देखेंगे, एएलपी देखेंगे, 2 से 3 बार एग्जाम्स ऑनलाइन हो चुके हैं। उनकी लगभग 50 से 60 शिफ्ट ऑनलाइन जो एग्ज़ाम हुए हैं, ग्रुप डी में तो बहुत ज़्यादा है, 200-250 शिफ्ट है। तो वो सभी आप प्रीवियस ईयर के पेपर सेम पैटर्न है, तो उनको अटेम्प्ट करेंगे और अटेम्प्ट करके मॉक टेस्ट को ये पास प्रो में आपको मिल जाएंगे। टेक्स्ट बुक के टीटीजी के कूपन कोड से फिलहाल एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट के साथ उनका एनालिसिस करना है, कहाँ गलती हो रही है, समय रहते सुधार करते हुए आप तैयारी करेंगे तो जरूर आपका सिलेक्शन होगा। अभी जो ऑफर चल रहा है टेक्स्ट बुक पास प्रो में टीटीजी के कूपन कोड से, ईयरली पास प्रो आपको मिल जाएगा 1 साल की वैलिडिटी में। ऐसा नहीं केवल रेलवे के मॉक टेस्ट रहेंगे, रेलवे के तो सारे एग्जाम्स के रहेंगे ही रहेंगे 1 साल में। अगर आप एसएससी जीडी को टारगेट कर रहे हो, अपने स्टेट पुलिस को टारगेट कर रहे हो, नहीं जितने भी इंडिया में एग्जाम्स होते हैं ना, 700 से 800 एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो में मिल जाएंगे। वो भी एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम इंटरफेस डैशबोर्ड पर आधारित, सभी लैंग्वेज में, और एक्स्ट्रा फैक्ट सहित हल मिलेगा। अभी फिलहाल ऑफर का लाभ आप टीटीजी के कूपन कोड से उठाएगा। और जिन कैंडिडेट को पता नहीं कैसे मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी होती है, किस प्रकार से स्मार्ट तरीके से ये मॉक टेस्ट आपके फायदेमंद रहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डेमो वीडियो है, वो आप चेक करके इसको ज्वाइन कर सकते हो। अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कार्य ऊर्जा संबंधित एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक की इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, जो बेसिक जानकारी यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगी। पहला फैक्ट आपके समक्ष, किसी पिंड पर किया गया कार्य उस पर लगाए गए बल के परिमाण व बल की दिशा में उसके द्वारा तय की गई दूरी के गुणनफल से परिभाषित होता है। तो कार्य से यहाँ पर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल के सवाल देखने को मिलेंगे। कार्य का मतलब हुआ कि आप बल लगा रहे हो और उस बल के कारण क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। अब बल की डायरेक्शन में विस्थापन हो रहा है तो आपका है कार्य हो जाएगा। अब मान लेते हैं बल नीचे की ओर लगा रहे हैं और विस्थापन इस साइड हो रहा है, तो फिर कार्य शून्य होगा। यानी 90 डिग्री, बल और विस्थापन के मध्य 90 डिग्री का एंगल नहीं होना चाहिए। और ऐसे बहुत से सवाल आएंगे जिसमें बल और विस्थापन के मध्य 90 डिग्री का कोण होगा और वहाँ पर किया गया कार्य शून्य होगा। इसका कारण क्या है, अब कार्य की जो परिभाषा बता रहे हैं कि कार्य जो W से आप डिनोट करते हो, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। क्या होता है, विस्थापन। अब बल यहाँ पर बल गुणा विस्थापन, ये जो प्रोडक्ट होता है इसे आप बल यानी F, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, FD cos थीटा। ठीक है, W बराबर पूरा फॉर्मूला FD cos थीटा होता है। अब cos थीटा में जब थीटा एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होती है ना, cos 90 की डिग्री आपको पता होना चाहिए 0 होती है, तो सो पूरा प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। यानी कार्य शून्य कब होगा, जब 90 डिग्री एंगल होगा बल और विस्थापन के मध्य। तो ये फैक्ट ध्यान रखना है। अब कार्य की जो मात्रक है ना, वो जूल है। इसके अतिरिक्त मात्रक की अपन बात करेंगे जो किलोवाट आवर है वो वगैरह।
व्यावसायिक मात्रा है जो यूनिट के फॉर्म में सारा रहने वाला है। तो वैसे कार्य का मात्रक आपको जूल देखने को मिलेगा, कार्य का ये एसआई मात्रक है, ठीक है। अब 1 जूल बराबर क्या होता है, मैंने कहा कार्य बराबर बल गुणा फोर्स गुणा डिस्प्लेसमेंट। अब बल का विस्थापन एसआई न्यूटन होता है और विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, तो न्यूटन मीटर भी इसका मात्रक हो जाएगा कार्य का। और तो आप कह सकते हो कार्य की जो एसआई यूनिट जूल है ना, वो इसके एसआई यूनिट न्यूटन मीटर, यानी 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर आप कहेंगे। किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य भी शून्य है। अब बल आप लगा रहे हो लेकिन विस्थापन नहीं है। जैसे कि आपने कोई बड़ा बैग है वो सर पर उठाकर रख दिया, अब सर पर वो बैग पड़ा हुआ लेकिन आप खड़े हो, पूरे स्थिर हो, उस केस में क्या विस्थापन हो रहा है? आप बल तो लगा रहे हो उस बैग पर लेकिन विस्थापन नहीं हो रहा है। आप बल गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध आप प्रतिक्रिया बल लगा रहे हो, सो विस्थापन हो रहा नहीं हो रहा, विस्थापन नहीं हो रहा है। आप चाहे बैग को कितनी देर तक भी खड़े रहेंगे, बल का उपयोग करेंगे, विस्थापन नहीं हो रहा तो कार्य शून्य, विस्थापन शून्य तो पूरा कार्य शून्य हो जाएगा। तो विस्थापन जरूरी है बल के साथ में कार्य के लिए। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता हो तो ये कहा जाता है कि उसमें ऊर्जा है। ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का मात्रक है। तो ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं और ऊर्जा का मात्रक कार्य के मात्रक के इक्वल है। नेक्स्ट अपन देखते हैं किसी गतिमान पिंड में उनकी गति के कारण ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब गतिज ऊर्जा से भी न्यूमेरिकल के सवाल आएंगे। v वेग से गतिशील किसी m द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है, चल रही है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी जिसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। v वेग से यदि वस्तु चल रही है, द्रव्यमान m है, तो उससे अपन काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है ना, वो कार्य के इक्वल होता है। तो ये आगे एक सवाल आएगा न्यूमेरिकल, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कार्य के इक्वल। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कब होगा? एक वस्तु है जिसका फिक्स द्रव्यमान m है लेकिन वो वेग चेंज कर रही है। जैसे पहले वस्तु का वेग 5 मीटर पर सेकंड था, धीरे धीरे वो 2 मीटर पर सेकंड हो गया, 5 से 2 हो गया। तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग अलग अलग है। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है वो किए गए कार्य के इक्वल होगा, क्योंकि वेग कम क्यों हुआ? कहीं ना कहीं कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ है तभी वेग कम हुआ, और वेग कम हुआ इसका मतलब कार्य हुआ है यहाँ पर। तो कार्य कितना हुआ? जितना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ है। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आप कहेंगे हाफ एम वी स्क्वायर यानी अंतिम वेग माइनस हाफ एम यू स्क्वायर यानी प्रारंभिक वेग। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन इज इक्वल टू डब्ल्यू। यहाँ से न्यूमेरिकल का सवाल बनेगा, ध्यान रखना। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्यों हो रहा है? क्यों कार्य किया जा रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर, सो वहाँ पर गति कम हो रही या ज़्यादा हो रही। तो ये जो परिवर्तन होता है ना, कितना कार्य किया उसके इक्वल होगा। आगे सवाल देखना आप। तो गतिज ऊर्जा का ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, वस्तु द्वारा उसकी स्थिति अथवा आकृति में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब स्थितिज ऊर्जा है वस्तु द्वारा उसकी स्थिति अथवा आकृति में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा है। पृथ्वी के तल से h ऊंचाई तक उठाई गई किसी m द्रव्यमान की वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा में ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा टर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आप mgh देखते हो ना, ये एक्चुअल में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। अब बल यहाँ पर होता है एम ए, विस्थापन आप कहेंगे एच मान लीजिएगा, क्योंकि जब आप गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करें तो ऊपर की हाइट में ही वस्तु को उठाएंगे ना, एच हाइट में उठाएंगे। तो उस केस में यहाँ पर ये देख रहा है कि कितनी स्थितिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा जब वस्तु स्थिर रहती है ना, उसमें कितनी ऊर्जा है वो संचित होती है, वो आपकी स्थितिज ऊर्जा है। वस्तु मान लेते हैं पहले शुरुआत में गतिशील अवस्था में स्थिर थी तो उसमें स्थितिज ऊर्जा थी। अब वो स्थितिज ऊर्जा वस्तु गतिशील हुई तो वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई। अब गतिशील होने के बाद लास्ट में वस्तु रुक गई तो वापस वो स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई। तो ऊर्जा कहते हैं एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है, न तो उसे अपन उत्पन्न कर सकते हैं न ही विनाश कर सकते। तो ये जो ऊर्जा थी पहले गतिज ऊर्जा में वापस स्थितिज ऊर्जा में आ गई, यानी सेम टू सेम एनर्जी। तो ये जो एनर्जी है, जैसे स्थितिज ऊर्जा के केस में जब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की बात होती है तो मैं कह रहा हूँ W बराबर आप देखते हो बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। यहाँ पर बल गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के स्थान ma के स्थान पर mg हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण है, और हाइट में है तो mgh। तो ये W mgh एज ए स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। ऊर्जा संरक्षण का नियम आपको बता दिया, ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है, इसकी न तो उत्पत्ति की जा सकती है न ही विनाश। रूपांतरण के पहले व रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है। यानी कुल ऊर्जा अचर कैसे रहती है वो देखते हैं। उससे पहले यहाँ पर आपको बता दूं, माना m द्रव्यमान की वस्तु h ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है। अब m द्रव्यमान का ऑब्जेक्ट है, h हाइट से गिराए रहे हैं अपन, ठीक है, ये m द्रव्यमान का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर नीचे की ओर फ्री फॉल कर रहा है। प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा mgh थी। जब वस्तु यहाँ पर गिरा रहे थे उस दौरान शुरुआत में नहीं गिराएगी तो mgh के रूप में आपकी स्थितिज ऊर्जा थी।
और जब वस्तु यहाँ पर ऊपर स्थित थी, स्थिर थी, आप गिरा रहे थे, उस समय गतिज ऊर्जा थी क्या? उसमें नहीं थी। वस्तु को जैसे ही गिराएंगे तो वही स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होती। तो इस प्रकार वस्तु की कुल ऊर्जा कितनी थी? मैंने कहा कि कुल ऊर्जा वस्तु की रहती है ना, वो एक अचर है, नियत रहती है। तो शुरुआत में कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में mgh थी। जब ये वस्तु गिरती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। जैसे ही वस्तु यहाँ से गिरना स्टार्ट हुई तो वो गतिज ऊर्जा में mgh कन्वर्ट हो रहा है। यदि किसी दिए हुए क्षण पर वस्तु का वेग v है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा, मान लेते हैं यहाँ पर वस्तु का वेग v है, तो उस केस में वस्तु की गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ mv² से आप निकालेंगे। वस्तु जैसे जैसे नीचे आती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है। बिल्कुल शुरुआत में mgh थी, जैसे जैसे वो गतिशील हो रही है तो ये स्थितिज ऊर्जा है वो कम हो रही है और गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। जब वस्तु धरती पर पहुंचने वाली होती है तो h बराबर 0 होता है। इस अवस्था में वस्तु का अंतिम वेग v। अब वस्तु बिल्कुल धरती पर पहुंचने ही वाली है, पहुंचने वाली यानी धरती से टच होने ही वाली है, उस केस में पृथ्वी से उसकी हाइट कह सकते हो 0। अब पहुंचने ही वाली तो हाइट कुछ रहेगी नहीं, 0 है। और वस्तु का अंतिम वेग कितना हो जाएगा? v हो जाएगा। तो पूरी स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट कैसे होगी? क्योंकि शुरुआत में स्थितिज ऊर्जा mgh थी और लास्ट में हाइट बिल्कुल पृथ्वी से 0 होने वाली है। उस केस में mg 0 यानी स्थितिज ऊर्जा 0। और जब अंतिम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हो, जब पहुँचने ही वाली है, उस केस में मैक्सिमम उसकी गतिज ऊर्जा होगी, क्योंकि वेग अधिकतम होगा तो v से ही गतिज ऊर्जा यहाँ पर डिफाइन होती है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो, इसलिए अब गतिज ऊर्जा अधिकतम और स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी। अंतिम अवस्था में स्थितिज ऊर्जा 0 की और गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। शुरुआत में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम और गतिज ऊर्जा 0 थी। तो ये दोनों ही एक तरीके से शुरुआत में स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा थी, अंतिम में गतिज ऊर्जा ज़्यादा है। तो दोनों ही एक साथ ज़्यादा नहीं हो सकती, कहने का मतलब। तथापि सभी बिंदुओं पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का योग समान था। अब शुरुआत में आप देखेंगे स्थितिज ऊर्जा थी mgh और लास्ट में गतिज ऊर्जा थी हाफ mv²। अब इन दोनों का योग करेंगे ना, वो हमेशा फिक्स रहेगा, वो हमेशा स्थिर रहेगा। क्योंकि जैसे ही गति स्थितिज ऊर्जा कम होती है तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, हैं? तो इस प्रकार दोनों का योग हमेशा इक्वल होता है। जैसे ये पहले 5 थी, अब ये थी 4, अब ये कम हुई 4 तो ये 5 हो गई, तो ये योग तो 9 ही हो रहा है ना। तो ये दोनों का योग हमेशा स्थिर रहेगा, कहने का मतलब ये हुआ। योग समान है, अर्थात स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर अचर है। योग हमेशा कांस्टेंट रहेगा, mgh प्लस हाफ mv² अचर रहेगा। ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड फैक्ट है। हम देखते हैं किसी पिंड की मुक्त रूप से गिरते समय इसके पथ में किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है गतिज ऊर्जा में उतनी ही वृद्धि होती है। ये फैक्ट क्लियर है। स्थितिज ऊर्जा कमी होना मतलब गतिज ऊर्जा बढ़ना। यदि पिंड की गति पर वायु प्रतिरोध के प्रभाव आदि की उपेक्षा की जाए, बाकी आपको पता ही है, पिंड गिर रहा है तो वायु का प्रतिरोध वगैरह पड़ता है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत ये डाटा इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपको ये वायु का प्रतिरोध बिल्कुल नेग्लेक्ट मानना है। इस प्रकार गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में निरंतर रूपांतरण हो रहा है। तो शुरुआत में वस्तु ऊपर से नीचे आ रही थी, तो स्थितिज ऊर्जा जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है ना, वही अब गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। तो प्रकृति में ऊर्जा विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती हैं, जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, सोलर एनर्जी। किसी वस्तु की गतिज तथा स्थितिज ऊर्जा के योग को उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, किसी वस्तु की गतिज तथा स्थितिज ऊर्जा के योग को उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पर अपन बात कर रहे थे ना, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर अचर, तो ये यांत्रिक ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो कुल योग है ना, उससे ही अपन कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा, कुल यांत्रिक ऊर्जा। तो यहाँ से स्थिति क्लियर है। स्थितिज ऊर्जा के कुछ अपन उदाहरण देखते हैं। किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थिति में परिवर्तन हुआ, वस्तु यहाँ थी, चलकर आई, स्थिति में रुक गई, तो ये जो परिवर्तन है लास्ट में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। जब आप किसी रबड़ बैंड को खींचते हैं तो आप ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं। बैंड में स्थानांतरित की गई ऊर्जा इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। अब क्या कर रहे हो आप, रबड़ बैंड को क्या कर रहे हो, खींच रहे हो, तो वहाँ पर आप गतिज ऊर्जा है, लास्ट में खींच दिया और खींचा हुआ पड़ा तो वो रुक गया, तो वो पूरी गतिज ऊर्जा आपने जो खींचा है ना, वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो गई। तो रबड़ बैंड जब आप खींच रहे हो तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में संचित हो रही है। किसी खिलौना कार से चाबी भरते समय आप कार्य करते हो, इसके अंदर कमानी में स्थानांतरित की गई ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो रही है। अब क्या कर रहे हो, खिलौना कार में आप चाबी भर रहे हो, चाबी भर रहे हो मतलब गति करा रहे हो, तो गति करा रहे हो तो वो गतिज ऊर्जा लास्ट में पूरी चाबी भर दी और रोक दिया आपने, तो पूरी गतिज ऊर्जा किस में बदल गई, स्थितिज ऊर्जा में बदल गई। अब वो स्थितिज ऊर्जा है ना, कमानी से आपने जो चाबी भरी है ना खिलौना कार में,
तो वो आपने जो कार्य किया है ना, वो किस में संचित हुआ है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हुआ, स्टोर हुआ है। तो इसके अंदर कमानी में स्थानांतरित की गई ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। तो ये स्थितिज ऊर्जा के कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल आपने देखे। गतिज ऊर्जा की अपन बात कर रहे हैं, उससे पहले स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्लियर है। W बराबर बल गुणा विस्थापन mgh है, स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh है। वस्तु को किसी ऊंचाई तक उठाने में उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। वस्तु को उठा रहे हो, ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, क्योंकि यहाँ पर इसका कारण है, इसको ऊपर उठाने में इस पर गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है। इस प्रकार की वस्तु में विद्यमान ऊर्जा उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा के उदाहरण की बात करें तो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब गति जैसे गिरता हुआ नारियल है, अब गिरता हुआ नारियल है गतिज ऊर्जा, गतिशील कार है, लुढ़कता हुआ पत्थर है, उड़ता हुआ हवाई जहाज, बहता हुआ पानी, बहती हुई हवा, दौड़ता हुआ खिलाड़ी, ये सब में गतिज ऊर्जा विद्यमान है, तभी वो दौड़ रहे हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के साथ बढ़ती है। बिल्कुल, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला ये हाफ mv² है। तो वेग बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा तो बढ़ने ही वाली है, क्योंकि ये समानुपाती है। किसी निश्चित वेग से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस पर इस वेग को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य के बराबर होती है। देखिए ये एक लाइन देखो, किसी निश्चित वेग से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा। अब निश्चित वेग से गतिशील है, वी वेग एक फिक्स वेग होता है ना। अब शुरुआत में तो डायरेक्टली वी वेग तो आया नहीं है, जैसे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कार चल रही है, तो क्या शुरुआत में डायरेक्टली 50 किलोमीटर हुआ? जीरो से शुरुआत हुई ना, कार की स्पीड है, चाल है, वेग की। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि उस वस्तु पर इस वेग को प्राप्त करने के लिए, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त करने के लिए कार ने क्या किया है? कार्य किया है। तो कार ने जो कार्य किया है 0 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा का एक नियत वेग प्राप्त करने के लिए, वो किया गया कार्य है ना, वो इस गतिज ऊर्जा के इक्वल होगा। शुरुआती वेग 0 था और 50 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ, तो कार्य कितना हुआ? तो आप कहेंगे गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के इक्वल ही कार्य हुआ। गतिज ऊर्जा शुरुआत में कितनी थी? हाफ mv² यानी 0 थी, बिल्कुल 0। वस्तु स्थिर है तो गतिज ऊर्जा कहाँ होगी? शून्य होगी। और फिर लास्ट में जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त किया है, तो परिवर्तन कितना हुआ? ये 50 किलोमीटर का पूरा परिवर्तन हुआ। तो हाफ m जो 50 ये वाला स्क्वायर है ना, ये ही किया गया कार्य रहेगा। तो निश्चित वेग से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु पर इस वेग को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य के बराबर है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट टर्म है शक्ति, पावर। पावर होती है कार्य करने की दर। P बराबर कार्य जैसे W है, दर यानी समय, कितने समय में कोई कार्य हो रहा है, वो एफिशिएंसी, कितने समय में आप कार्य कर रहे हो, वो दक्षता, वो शक्ति कहलाएगी। कार्य करने की दर को, कितना स्पीड से आप वो कार्य कर रहे हो, वही पावर है। कार्य तो कर रहे हो, लेकिन क्या आपकी स्पीड है उस कार्य को करने में, वो दर है। कितना समय ले रहे हो, कितने मिनट ले रहे हो उस कार्य को करने में, घंटे ले रहे हो, वो आपकी पावर को दर्शाती है। और शक्ति का SI मात्रक होता है वॉट। वॉट होता है शक्ति का SI मात्रक। कहीं कहीं आपको किलो वॉट भी देखने को मिलेगा, लेकिन SI मात्रक है ना, वो हमेशा वॉट होता है। अब कहने का मतलब, एक वॉट किसके इक्वल होगा? जो पावर का SI मात्रक वॉट होता है, वो W का मतलब कार्य होता है। कार्य का SI मात्रक आपको पता है जूल है, और समय का SI मात्रक है वो सेकेंड है। तो एक वॉट किसके इक्वल होगा? एक वॉट होगा 1 जूल बटा सेकेंड। 1 वॉट बराबर 1 जूल बटा सेकेंड। और इसका प्रतीक जो कार्य का होता है वो W है। शक्ति का मात्रक वॉट है, इसका प्रतीक P है। शक्ति को P से डिनोट करते हैं। ये मात्रक जेम्स, हाँ ये W की बात कर रहे हैं, वॉट की। बाकी यहाँ पर कार्य को ये अपन कैपिटल W से लिखते हैं। ये जो स्मॉल W है ना, ये वॉट को दर्शाता है। W है वॉट, यानी जो अपन कर रहे हैं ना, एक शक्ति का मात्रक जो वॉट है ना, वो W से आप डिनोट करते हो। और वॉट कौन है? जेम्स वॉट के सम्मान में रखा गया है। एक वॉट उस अभिकर्ता की शक्ति है जो 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करती है। बिल्कुल, 1 वॉट का मतलब है आप जो 1 जूल कार्य कर रहे हो, 1 सेकंड में 1 जूल कर रहे हो, तो वो 1 वॉट के इक्वल होगा। यदि ऊर्जा के उपयोग की दर 1 जूल पर सेकंड है तो शक्ति 1 वॉट होगी। ये क्लियर है चीज़। अब आपको बता दूं, 1 वॉट बराबर 1 जूल पर सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है। 1 किलो वॉट में कितने वॉट होते हैं? किलो है तो 1000 है, 1 किलो वॉट में 1000 वॉट होते हैं। और आप कहेंगे 1 किलो वॉट में 1000 वॉट, और 1 वॉट में 1 जूल सेकेंड है, 2 वॉट में 2, और 1000 वॉट में 1000 जूल सेकेंड। 1000 वॉट यानी 1 किलो वॉट में कितनी जूल सेकेंड होगी? 1000 जूल पर सेकेंड होगी। बार बार जूल की बात कर रहे हैं तो आपको बता दूं, जेम्स प्रेस्कॉट जूल एक ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी अपने विद्युत तथा ऊष्मा गति के अनुसंधान जो रिसर्च है उनके लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए हैं। और जूल अन्य विचारों के अतिरिक्त उन्होंने विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में नियम बनाया। प्रेस्कॉट जूल ने ऊष्मीय प्रभाव जो विद्युत है उसका नियम बनाया। उन्होंने ऊर्जा संरक्षण के नियम को भी प्रैक्टिकली रूप से सत्यापित किया और ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक के मान की भी गणना की। ऊर्जा तथा कार्य के मात्रक का नाम उन्हीं के रेस्पेक्ट में जूल रखा गया है।
अब अपन बात करते हैं 1 किलोवाट के दर से 1 घंटे में व्यय हुई ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा के बराबर होती है। ये एक जो अपन बात कर रहे हैं किलोवाट घंटा, ये होता है ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। व्यावसायिक मात्रक का मतलब आपका जो इलेक्ट्रिसिटी जो घरों में मीटर लगा हुआ है ना बिजली का, उस मीटर में जो रीडिंग आती है ना वो किलोवाट आवर के फॉर्म में आती है। तो किलोवाट आवर एक तरीके से व्यावसायिक मात्रक है। किलोवाट आवर यानी जो व्यावसायिक मात्रक है, 1 किलोवाट घंटा है, ये 1 यूनिट के इक्वल होता है। कहते हैं ना आपकी कितना खपत हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का, तो कहीं कहीं आता है 50 यूनिट, 100 यूनिट, तो 1 यूनिट होता है ना वो 1 किलोवाट घंटा। मीटर में यदि 50 किलोवाट घंटा का अंतर आ रहा है प्रीवियस रीडिंग से, मतलब 50 यूनिट की आपकी बिजली खर्च हुई है, और 1 यूनिट की रेट यदि 6-7 रुपये है, तो उस अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करते हो आपका कितना यहाँ पर खपत का चार्ज लगा है। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट के किसी स्रोत को 1 घंटे तक उपयोग करने में व्यय होती है। जो 1 यूनिट है 1 किलोवाट घंटा है, तो 1 किलोवाट घंटा यानी 1 घंटे में 1 किलोवाट का कोई इलेक्ट्रिसिटी स्रोत है जिसकी कैपेसिटी 1 किलोवाट है, ठीक है, जिसकी पावर है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट का मतलब आप समझ सकते हो, यानी उसकी दक्षता कितनी है से काम करने के समय के सापेक्ष कितना कार्य करता है। तो 1 किलोवाट का कोई स्रोत है इलेक्ट्रिसिटी, टोटल स्रोत आपका टोटल हो रहा है 1 किलोवाट, उसको 1 घंटे तक उपयोग करते हैं ना, जो व्यय आता है वही 1 किलोवाट आवर है। तो 1 किलोवाट आवर को मैं जूल में कन्वर्ट करूंगा अब, क्योंकि जूल भी ऊर्जा का मात्रक है और किलोवाट आवर भी ऊर्जा का मात्रक है। अब आपको बता दूं, जूल जो ऊर्जा का मात्रक है वो एसआई मात्रक है। किलोवाट आवर क्या ये एसआई मात्रक है? आप कहेंगे नहीं, 1 किलोवाट आवर। अब किलोवाट में वाट शक्ति का एसआई मात्रक है, तो किलोवाट को वाट में बदलेंगे तो आप कहेंगे ये 1000 वाट हो गया। अब नेक्स्ट घंटे को भी आपको ऐसा यूनिट में बदलना पड़ेगा। 1 घंटे को यानी सेकंड इसकी ऐसा यूनिट थी समय की। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 60 गुणा 60, 3600 सेकंड होते हैं। तो ये जो वाट सेकंड है ना, ये 1 जूल के इक्वल होंगे, क्योंकि ये एक ऊर्जा की इकाई है, कार्य की इकाई है। तो ये वाट सेकेंड 1 जूल, आप इसको एक तरीके से जूल के इक्वल मानेंगे। तो यहाँ पर कितने वाट सेकेंड है? 1000 गुणा 3600। तो इसको आप कह सकते हो 36 गुणा 10 की घात 3 और 2 5, ये, या फिर 3.6 गुणा 10 की घात 6 है। ये इतना जूल होता है 1 किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल, 10 की घात 6 जूल। ये एग्जैक्टली ध्यान रखना है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कैसे व्युत्पत्ति हुआ है वो आपको बता दिया। और 1 किलोवाट घंटा है वो 1 यूनिट के इक्वल होता है, ये चीज़ दिमाग में रखना। जब भी आपको आगे काफ़ी न्यूमेरिकल के सवाल आएंगे कि आपकी बिजली की खपत कितनी हुई, तो आपको दिमाग में रखना, बिजली की खपत चेक करनी तो आपको ये चेक करना आपका कितना किलोवाट आवर हो रहा है यूनिट। यानी आपको वाट में दे रखा है, जैसे आपको दे दिया 1500 वाट आपकी खपत होती है, तो आप सबसे पहले इसको किलोवाट में बदलेंगे, यानी 1000 से भाग देंगे तो ये किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो 1.5 किलोवाट है। और कितने घंटा चला? 10 घंटा चला है, तो ये 15 यूनिट हो जाएगी या 15 किलोवाट आवर हो जाएगा। इस टाइप से आगे सवाल अपन देखते हैं। एक सवाल जैसे न्यूमेरिकल का यहाँ पर आपको उदाहरण 11.9 दे रखा है कि 60 वाट का एक विद्युत बल्ब है, विद्युत बल्ब की कैपेसिटी 60 वाट है, प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा को यूनिट में कैलकुलेट करना। जैसे ही यूनिट टर्म आया तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी का जो व्यावसायिक मात्रक यूनिट होता है वो 1 किलोवाट आवर के इक्वल होता है। तो आपको चेक करना कितने किलोवाट आवर हो रहे हैं। आप कहेंगे किलोवाट तो पता नहीं, 60 वाट दे रखा है, 60 वाट को किलोवाट में कन्वर्ट कर दो 1000 में भाग देकर, तो ये 60/1000 किलोवाट हो गए। अब घंटा कितना हो रहा है? तो 6 घंटा हो रहा है, तो 6 से गुणा कर दीजिएगा। बल्ब द्वारा एक दिन में आपको पूछा तो डायरेक्टली एक दिन यानी 1 से गुणा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 360/1000, और इसको आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ से तो ये आएगा 0.36 किलोवाट आवर, या फिर 0.36 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ पर खपत होने वाली है। अब आपकी बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, तो यहाँ से आपके फटाफट सवाल हल होने वाले। बहुविकल्पीय सवाल, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सवाल हैं। जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा, मैं कहता हूँ कुल ऊर्जा हमेशा अचल रहती है, यानी कुल ऊर्जा रहती है स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर अचर, यानी फिक्स रहेगी। दोनों की स्थितिज प्लस गतिज ऊर्जा का योग हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कोई भी पॉइंट है शुरुआत से लेकर अंत तक, जैसे शुरुआत में वस्तु स्थिर थी और जैसे जैसे गिर रही है और लास्ट में पूरी गिर भी गई, तो किसी भी स्थिति में यहाँ पर आप चेक करेंगे गतिज प्लस स्थितिज, और यहाँ पर चेक करेंगे किसी भी बिंदु पर आप गतिज प्लस स्थितिज ऊर्जा दोनों को चेक करेंगे, कुल ऊर्जा वो हमेशा फिक्स रहेगी, स्थिर रहेगी, अचर रहेगी, चेंज नहीं होगी। विकल्प सी करेक्ट है इसका, ठीक है। किसी भी बिंदु पर योग हमेशा अचर रहता है, ये चीज़ क्लियर है। कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर
अपने प्रारंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती हैं तो इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। अब कार अपना वेग चेंज कर रही है, कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर, अब कार जा रही है समतल सड़क पर, ऐसे आगे बढ़ रही है, ठीक है। आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है तो इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा, अब यहाँ पर कार चल रही है, वेग v से 4v कर दिया है और स्थितिज ऊर्जा आपको पूछा, इस कार की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का मतलब होता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। और कार जब चल रही है तो उसमें गतिज ऊर्जा होने के चांसेस हैं। स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है ना वो कब होती है, mgh के फॉर्म में आप स्थितिज ऊर्जा को लिखते हो ना, इसमें यहाँ पर कार की हाइट चेक करेंगे। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मतलब है कार की हाइट, समतल जो सतह, एक ही सतह पर चल रही है तो भूमि से हाइट तो है ही नहीं, कुछ सेम ही है। जैसे आगे बढ़ रही कार, हाइट तो इक्वल है, हाइट थोड़ी चेंज हो रही है। mgh तो हमेशा फिक्स रह रहा है, mgh में आपका कार का द्रव्यमान फिक्स है, गुरुत्वीय त्वरण आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड, वो चीज़ फिक्स है। और कार की हाइट हमेशा ऐसे उड़ तो नहीं रही है, ऊपर तो थोड़ी जा रही कार की हाइट होगी गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध, और गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध एक फिक्स हाइट से कार चल रही है। उस केस में क्या स्थितिज ऊर्जा चेंज होगी, नहीं होगी, परिवर्तित नहीं होगी। गतिज ऊर्जा जरूर चेंज होगी, कार की स्पीड बढ़ रही है मतलब उसकी गतिज ऊर्जा चेंज हो रही है, गतिज ऊर्जा जो हाफ mv² है। अब शुरुआत में कार की स्पीड यहाँ पर 4 गुना हो रही तो v यहाँ पर 4v हो रहा है ना, तो 4v का स्क्वायर यानी 16 गुना हो सकती है इसकी गतिज ऊर्जा, आरंभिक की 16 गुना। लेकिन स्थितिज ऊर्जा कहीं पर भी चेंज नहीं होगी। स्थितिज ऊर्जा यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण जो स्थितिज ऊर्जा रहती है वो mgh के फॉर्म में है और इसकी स्थिर हाइट रहती है, ठीक है। सो स्थितिज ऊर्जा में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच कोण क्या होता है। अब ये एक और इंपॉर्टेंट सवाल पूछा, ऋणात्मक कार्य का प्रकरण। ऋणात्मक कार्य का मतलब क्या हुआ कि बल आप जो कार्य कर रहे हो ना, बल जैसे ऐसे लग रहा है, कार्य आप ऊपर कर रहे हो, है विस्थापन ऊपर ले जा रहे हो, बल नीचे की ओर लग रहा है। सो यहाँ पर पूरा रिवर्स हो रहा है तो माइनस में, डायरेक्शन चेंज हो रही तो माइनस में कार्य, तो इस केस में कोण कितना हो रहा है 180 डिग्री का। ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आपको पता होगा, गणितीय फॉर्म में बता दूं, कार्य अदिश राशि है, इसकी गणना आप W बराबर FS या FD कॉस थीटा से करते हो। अब कॉस थीटा यही एंगल से आपको पता चलेगा कि कार्य किस एंगल पर ऋणात्मक होगा और किस पर धनात्मक होगा। अब कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ पर माइनस होती है, अब कॉस थीटा की वैल्यू आप बात करेंगे, जैसे कि ये जो आपका रहता है इसमें 0, 90, 180, 270, यहाँ पर वापस 360 हो जाएगा। यहाँ पर सभी धनात्मक रहेंगी, जो भी साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक है, और यहाँ पर साइन की वैल्यू है, साइन या कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। यहाँ पर टेन कॉट की है, यहाँ पर आपके कॉस की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। अब देखिए इन दोनों ही चतुर्थांश में, ये जो चतुर्थांश है यहाँ पर सभी पॉजिटिव है, इन दोनों ही चतुर्थांश में कॉस की वैल्यू नेगेटिव, यानी 90 से लेकर 270 तक नेगेटिव, कॉस का मान ऋणात्मक रहेगा। यानी 90 से 270 के मध्य तो 180 आता है, तो 180 यहाँ पर जो एंगल है ना, किया गया कार्य ऋणात्मक होगा जब एंगल की वैल्यू 90 और 270 के मध्य होगी। किया गया कार्य धनात्मक होगा, ऑल आ रहा है तो यहाँ पर अब कॉस भी यहाँ पर पॉजिटिव होगा। कब होगा, जब 0 से लेकर 90 डिग्री के मध्य कोण होगा ना, उस केस में कार्य का मान धनात्मक होगा। और बाकी बिल्कुल फिक्स 90 डिग्री का एंगल है तो कार्य होगा ही नहीं, कॉस का मान 0 होता है 90 पर, सो किया गया कार्य 0 होगा, ये चीज़ मायने रखती है। और विपरीत दिशा में कार्य होता है तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध हो रहा है। किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है जब किसी पिंड के ऊपर की दिशा में उठाया जाता है। पिंड को आप ऊपर उठा रहे हो तो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की दिशा में कार्य कर रहा है। अब पिंड ऊपर उठा रहे हो, काम ऊपर हो रहा है, लेकिन बल नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है। सो पिंड का विस्थापन ऊपर की दिशा में होता है, चूंकि बल और विस्थापन के बीच का कोण 180 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा पिंड पर किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। ये किए गए ऋणात्मक कार्य के लिए बल और विस्थापन के बीच में कोण होता है 180 डिग्री। नेक्स्ट अपना एक सवाल है, 10 किलोग्राम द्रव्यमान के लोहे तथा 3.5 किलोग्राम द्रव्यमान के एल्यूमिनियम के गोले के व्यास समान हैं। दोनों गोले किसी मीनार से एक साथ गिराए जाते हैं। जब वे भूतल से 10 मीटर ऊपर होते हैं तब इनके समान होते, क्या समान होंगे। अब देखिए ये जो दोनों गोले हैं ना, एक लोहे का है एक एल्यूमिनियम का है, तो दोनों ही गोलों का व्यास समान है।
आपको बता दूं गोले यहाँ पर एक साथ गिराए जाते हैं। अब दोनों गोले एक साथ गिराए जा रहे हैं। अब नीचे गोले क्यों बढ़ रहे हैं, स्पीड नीचे क्यों आ रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण जी के कारण आ रहा है। क्या जी किसी एक गोले पर स्पेशल ज़्यादा लग रहा है, नहीं, जी का मान हमेशा फिक्स है 9.8 है। तो दोनों पर त्वरण फिक्स लग रहा है। त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन होना, उसकी दर कितने समय में वेग परिवर्तित हो रहा है। तो वेग में परिवर्तन दोनों में समान हो रहा है। जैसे यहाँ पर पहले दोनों 0 से स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। अब उसके बाद वेग जैसे ही 9.8 बढ़ता है प्रति सेकंड, तो इसमें भी 9.8 आएगा, इसमें भी 9.8 आएगा। जब वेग समान वेग से नीचे आ रहे हैं गोले एक तरीके से, उस केस में यानी किसी भी पॉइंट पर उन गोलों का वेग समान रहेगा। तो जो नीचे हिट करेंगे ना पृथ्वी पर, वो एक साथ हिट करेंगे। कारण क्यों है कि उनका एक त्वरण गुरुत्वीय त्वरण जी फिक्स है। त्वरण क्या है यहाँ पर, फिक्स है, यानी वेग इनका फिक्स है। कहने का मतलब गोलों का नीचे आने की स्पीड है ना, वो दोनों की एक समान स्पीड है, ठीक है। ऐसा नहीं एक गोला ज़्यादा स्पीड से नीचे आएगा एक कम स्पीड से, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण दोनों के लिए फिक्स रहता है। अब यहाँ पर संवेग की बात हो रही है। संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग। अब द्रव्यमान दोनों का ऑलरेडी अलग है, वेग समान है, लेकिन द्रव्यमान अलग है, उस केस में संवेग समान हो सकता है, नहीं हो सकता है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, mgh होती है। अब m यहाँ पर भी द्रव्यमान आ गया। अब द्रव्यमान जैसे ही समान आता है, सॉरी, द्रव्यमान जैसे ही टर्म आता है तो दोनों का द्रव्यमान अलग है, तो स्थितिज ऊर्जा अलग हो जाएगी। गतिज ऊर्जा की बात करें तो यहाँ पर भी हाफ एम वी स्क्वायर, आप कहेंगे वेग समान है ना, लेकिन एम तो अलग अलग है ना, सो गतिज ऊर्जा भी समान नहीं होगी। इनके समान केवल होगा एक्सलेशन, त्वरण इनका समान होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पर, कोई लड़की अपनी पीठ पर 3 किलोग्राम द्रव्यमान का बस्ता उठाए किसी समतल सड़क पर 300 मीटर की दूरी तय करती है, उनके द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होगा। बिल्कुल जीरो कार्य होगा। बार बार आपको बताने कि लड़की अपनी पीठ पर 3 किलोग्राम द्रव्यमान का बस्ता उठाए किसी समतल सड़क पर 300 मीटर की दूरी तय करती है। अब समतल सड़क पर दूरी तय कर रही है, बैग इनका उठाया हुआ 3 किलोग्राम का। अब वो 300 मीटर की दूरी ऐसे चल रही है, 3 kg का बैग उठाए हुए ऐसे समतल सड़क पर, ये सड़क बनी हुई है और यहाँ पर लड़की है वो आपकी चल रही है, तो ये इसी सड़क पर चल रही है, आगे की ओर बढ़ रही है। सवाल बोल रहा है गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध। अब गुरुत्वाकर्षण बल कैसे लग रहा है, नीचे की ओर। लड़की कैसे बढ़ रही है, ऐसे बढ़ रही है। तो गुरुत्वाकर्षण बल और लड़की के मध्य एंगल कितने का हुआ, आप कहेंगे 90 डिग्री। जैसे ही बल और कार्य के मध्य 90 डिग्री का एंगल होता है, किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि cos 90 का मान हमेशा शून्य होता है। तो कार्य एफ डी कॉस थीटा होता है, ठीक है। कार्य एफ डी कॉस थीटा, cos 90 शून्य, पूरा कार्य शून्य हो जाएगा। और दूसरा आप कह सकते हो कि ये जो लड़की एक फिक्स हाइट पर चल रही है, यानी एच इनका फिक्स है, सो कार्य यहाँ पर एम जी एच करेंगे, वो भी एच बिल्कुल है ही नहीं, ये समतल से चल रही है, एच शून्य है एक तरीके से, तो कार्य एम जी एच भी शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है। इनमें आप देखेंगे जूल ऊर्जा का मात्रक है, सभी को पता है। न्यूटन मीटर आपने देखा, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, यानी एफ डी, एफ का न्यूटन, डी का मीटर, न्यूटन मीटर भी है। किलोवाट, अब किलोवाट मैंने बताया आपको शक्ति का मात्रक है। वाट किसका मात्रक है, शक्ति का है, कार्य का नहीं है। किलोवाट घंटा ये व्यावसायिक मात्रक आपने देखा था, KWH बराबर 1 KWH बराबर 1 यूनिट, ये चीज़ आपने क्लियर की थी। 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा है। तो 1 किलोवाट घंटा शक्ति गुणा समय ऐड कर देंगे ना, क्योंकि शक्ति होती है कार्य करने की दर, यानी कार्य बटा समय। ये किलोवाट क्या हो जाएगा, किलोवाट यानी शक्ति, और साथ में समय का मल्टीप्लाई, यानी समय से समय कटा तो पीछे कार्य ही रहा ना। तो 1 किलोवाट घंटा ये कार्य का मात्रक है, व्यावसायिक मात्रक आपने भली भांति देखा है। अब कार्य की मात्रक की बात हो रही है तो कुछ ये टर्म भी जानना जरूरी है कि जूल है वो ऐसा यूनिट है ऊर्जा या कार्य का, और CGS यूनिट जो कार्य या ऊर्जा का है वो अर्ग है। काफ़ी बार पूछते हैं अर्ग और जूल के मध्य रिलेशन पूछते हैं। एक जूल में काफ़ी अर्ग होते हैं, कितने होते हैं, एक जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। एक जूल एनर्जी 1 न्यूटन मीटर के इक्वल, सभी को पता है। अब एक अर्ग आप कह सके थे, एक अर्ग, तो न्यूटन को यहाँ पर डाइन कहेंगे CGS में, और का यानी बल को डाइन के फॉर्म में, और डिस्प्लेसमेंट को सेंटीमीटर रहती है CGS पद्धति, तो एक डाइन सेंटीमीटर आप कह सकते हो। और बाकी एक जूल जो एनर्जी है ना, वो कितने डाइन सेंटीमीटर की इक्वल होगी, तो 10⁵ डाइन, एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यानी 10⁵2 सेंटीमीटर। तो एक जूल ऑफ एनर्जी 10⁵5 डाइन मल्टीप्लाई 10⁻² सेंटीमीटर भी आप कह सकते हो।
किसी पिंड पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? पिंड पर किया गया कार्य विस्थापन। अब कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, यानी बल पर निर्भर करेगा, विस्थापन करेगा। बल और विस्थापन के मध्य कितने डिग्री का कोण है उस पर जरूर डिपेंड करता है। विस्थापन, बल और विस्थापन के मध्य कोण, इन तीनों चीज़ों पर तो कार्य निर्भर करेगा। पिंड का आरंभिक वेग क्या हो वो मायने नहीं रखता है, गतिज ऊर्जा नहीं देख रहे हैं अपन। सो डी पर कार्य नहीं करेगा, बाकी चीज़ें क्लियर है। बांध के संग्रहित जल में कौन सी ऊर्जा होती है? अब संग्रहित है, बांध का जल है, वो चल कर आया, बांध में रुक गया, तो पूरी गतिज ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो गई? स्थितिज ऊर्जा में। तो उसमें पूरी ऊर्जा रहेगी वो स्थितिज ऊर्जा में रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी में रहेगी। एक पिंड h ऊंचाई से गिर रहा है, h/2 ऊंचाई गिरने के पश्चात इसमें क्या होगी? अब एक पिंड h ऊंचाई से गिर रहा है, शुरुआत में जब गिर रहा था उसमें ऊर्जा थी स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, पिंड गिर रहा था स्थितिज है। अब यहाँ पर आपके अर्थ है, अब पिंड गिरते गिरते नीचे आ रहा तो स्थितिज ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो रही? गतिज ऊर्जा में आ रही। जैसे ही वो बीच में आ गया, ये पूरी h हाइट थी, अब बीच में आ गया यानी h/2 हाइट में आ गया, तो h/2 हाइट में आधी उसमें स्थितिज ऊर्जा है और आधी यहाँ पर गतिज ऊर्जा है। पूरी कन्वर्ट कब होगी स्थिति? जब हिट कर रहा होता उस दौरान उसकी पूरी स्थितिज ऊर्जा लगभग गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। शुरुआत में स्थितिज मैक्सिमम, लास्ट में गतिज मैक्सिमम, बीच में दोनों की इक्वल है, यानी आधी स्थितिज आधी गतिज ऊर्जा है, क्योंकि ये कन्वर्ट होती रहती है। किसी भी पॉइंट पर दोनों का योग अचर रहता, फिक्स रहता है। तो सी करेक्ट है यहाँ पर। और बाकी आप देख सकते हो किस टाइप से इस टर्म को आप गणितीय आधार पर भी सिद्ध कर सकते हो। अब गणितीय आधार पर यानी काइनेटिक एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा में रिलेशन आपको देखना है, तो आपको बता दूं काइनेटिक एनर्जी यानी ½ mv²। अब गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा को कैसे आप v² के टर्म में लाएंगे? स्थितिज ऊर्जा आप सभी को पता है वो होती है mgs। अब यहाँ से आपको पता है v² में लाना है और g भी आना चाहिए, h भी आना चाहिए, तो गति का दूसरा समीकरण तीसरा है v² - u² बराबर 2gs। अब आपको पता है जब वस्तु बीच में आ रही है उससे पहले उसने शुरुआत की थी ना, वो एक स्थिति से की थी, यानी एक जगह पर थी, स्थितिज ऊर्जा एक जगह पर होती है। तो वस्तु पहले विराम अवस्था में थी, उस केस में उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था। अब जब वस्तु बीच में आ गई है उस केस में उसमें वेग रहेगा v²। यू तो शुरुआत में शून्य था, इनिशियल वेलोसिटी। अब जो v² वेग आप कहते हो v² - u² बराबर 2gh, तो यहाँ पर आपका u 0 करेंगे तो v² बराबर क्या हो जाएगा? 2gs। अब v² बराबर 2gs, आपको पता है s कितना है? h/2 है, तो s के स्थान पर h/2 करेंगे, 2g गुणा h/2, 2 से 2 कटा, gh हो जाएगा ना v² बराबर। अब v² बराबर gh, ये वैल्यू आप काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में रखेंगे, mgh क्या हो जाएगा? ½ mgh, यानी जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी की आधी हो जाएगी एक तरीके से। तो दोनों ही आधी आधी कहने का मतलब ये सिद्ध होता है। अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न कौन से हैं। इससे पहले आपने देखे हैं सभी बहुविकल्पी प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न जो एनसीईआरटी एग्जामिनर के हैं वो लगभग न्यूमेरिकल टाइप के प्रश्न हैं। अब इनको देखते हैं। पहला सवाल, एक रॉकेट ऊपर की और v वेग से गतिमान है। रॉकेट ऊपर की ओर जा रहा है v वेग से। इनको थोड़ा कलर चेंज करते हैं, ठीक है। यदि रॉकेट का वेग यकायक 3 गुना हो जाए, भाई ऊपर जा रहा वेग 3 गुना हो गया, v था पहले और यहाँ पर 3v हो गया, तो इसकी आरंभिक एवं अंतिम गतिज ऊर्जाओं का रेशियो ज्ञात करना है। अब आरंभिक गतिज ऊर्जा होती है ½mv²। अब अंतिम गतिज ऊर्जा मानते हैं तो ये आपका अंतिम यानी v के स्थान पर 3v लेना है, तो यहाँ पर हो जाएगा ½m3v²। तो इसे आप कहेंगे हाफ, ये कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पर 9 कर देता हूँ, 9mv², 9/2mv² हो गया। शुरुआत में ½ mv² था, तो यहाँ से आप कहेंगे ये जो रेशियो ½ mv² अनुपात 9/2mv²। अब अनुपात का मतलब सभी को पता है क्या होता है? भाग देना होता है। अब भाग देते हो आप, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, m से m कैंसिल आउट, v से भी कैंसिल आउट है, पूरा रेशियो रहेगा 1 और 9 के बीच में। तो कितना अनुपात हो जाएगा? 1:9 हो जाएगा आरंभिक और अंतिम गतिज ऊर्जा का। अगला सवाल देखते हैं अपन यहाँ पर।
सवाल पूछा गया है कि अविनाश 10 न्यूटन के घर्षण बल के विरुद्ध 8 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ सकता है। घर्षण बल तो रहता ही है, आप दौड़ते हो, घर्षण बल तो मौजूद है, तो वो घर्षण बल है 10 न्यूटन। अब 10 न्यूटन का घर्षण बल लग रहा है, उसके विरुद्ध वो 8 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रहा है। और कपिल 25 न्यूटन के घर्षण बल के विरुद्ध 3 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर सकता है। अब कपिल है, उसके विरुद्ध घर्षण बल ज़्यादा है, तो इसकी स्पीड थोड़ी कम हो गई, 3 मीटर पर सेकंड हो गई। इनमें कौन अधिक शक्तिशाली है? अब शक्तिशाली यहाँ पर कैलकुलेट करना है, तो शक्ति क्या होती है? आप कहेंगे शक्ति जो पावर होती है वो कार्य करने की दर होती है, यानी कार्य बटा समय कहेंगे। कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन एफ डी, समय यानी टी। अब डी अपॉन टी यहाँ पर आपको दिख रहा है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय चाल के इक्वल होता है, तो एफ वी आप कह सकते हो शक्ति को। शक्ति बराबर बल गुणा वेग होता है। अब शक्ति बराबर बल गुणा वेग होता है, तो शुरुआत में आप यहाँ पर शक्ति कैलकुलेट कर रहे हो, शक्तिशाली तो कैलकुलेट कर रहे हो, तो बल कितना था 10। जब अविनाश की आप कर रहे थे, तो अविनाश का केस यहाँ पर बन रहा है, उस केस में इनकी पावर एफ वी जो आप निकालते हो, एफ आपका 10, वी आपका 8 है, मीटर पर सेकेंड है, न्यूटन है, ऐसा यूनिट है, इसकी पावर हो जाएगी 80 वोल्ट। इसके सापेक्ष यहाँ पर आप निकालते हो जो कपिल की, तो कपिल की यहाँ पर देखेंगे आप, तो ये 25 मल्टीप्लाई 3, इनका पावर P2 बराबर 25 मल्टीप्लाई 3, 75 वोट हो जाएगा। अब ज़्यादा 75 कपिल का है या फिर अविनाश का? आप कहेंगे अविनाश का 80 वोट ज़्यादा ही है, कपिल का 75 है वो कम है, तो अविनाश की शक्ति यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं। एक लड़का किसी सीधी सड़क पर 5 न्यूटन के घर्षण बल के विरुद्ध गतिमान है और 1.5 किलोमीटर की दूरी चलने के बाद वह 100 मीटर त्रिज्या के गोल चक्कर पर सही मार्ग भूल जाता है। ये क्या कर रहा है? परंतु वह उस वृत्ताकार पथ पर 1.5 चक्कर लगाता है और फिर 2 किलोमीटर आगे बढ़ता है। इसके द्वारा किया गया कार्य परिकल्पित करना है। अब यहाँ पर लड़का क्या कर रहा है, ये आप नीचे डायग्राम देख पा रहे हो, ये किसी सीधी सड़क पर आगे बढ़ रहा है। अब सड़क पर आगे बढ़ रहा है तो घर्षण बल सड़क लगाएगी ना उसको, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल घर्षण में नेगलेक्ट शून्य घर्षण बल है। 5 न्यूटन का घर्षण बल ये अप्लाई कर रही है सड़क जब आगे बढ़ रहा है। अब 1.5 किलोमीटर ये चला, यहाँ से मान लेते हैं 1.5 किलोमीटर आया और उनके सामने आ गया ये सर्कल आ गया गोल गोल। तो जैसे ये जो सर्कल आया है, 1.5 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद 100 मीटर की त्रिज्या का गोल चक्कर, तो इसकी रेडियस कितनी थी? परिधि क्यों बना रहा हूँ, ये 100 मीटर की त्रिज्या थी, यहाँ से यहाँ तक दूरी 100 मीटर थी, यहाँ से यहाँ 100, ये पूरी 100 मीटर की दूरी है। अब ये गोल चक्कर पर अपना मार्ग भूल जाता है, जाना कहाँ है, तो ये करता क्या है, वो उस वृत्ताकार पथ पर 1.5 चक्कर लगाता है। कितना लगाता है? 1.5 चक्कर। 1.5 यानी 1.5, एक पूरा और एक आधा। अब लड़का भूल जाता है, चारों तरफ देखता है, यहाँ पर राउंड लगाना स्टार्ट करता है, ये एक राउंड लगाया। अब दूसरा राउंड पूरा नहीं लगाता, आधा लगाता, यानी यहाँ से जब दूसरा स्टार्ट किया ना, यहाँ तक ही लगाएगा। ठीक है, तो ये आधा राउंड लगाया और फिर 2 किलोमीटर तक आगे बढ़ता है। अब यहाँ पर राउंड लगाने के बाद ये सड़क आ गई है, तो इस पर 2 किलोमीटर आगे बढ़ गया ये। अब ये पूछ रहा है उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है। अब कार्य आप कहेंगे कार्य तो बिल्कुल सिंपल है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। अब बल गुणा विस्थापन, बल यानी फोर्स आपका दे रखा है 5 न्यूटन, कितना दे रखा है? 5 न्यूटन। अब विस्थापन कितना हो रहा है? बल गुणा विस्थापन होता है, ना कि दूरी होता है। विस्थापन, जैसे कि आप यहाँ पर थे, कोई कार्य करने के लिए आए और आपने बिल्कुल राउंड लगाकर वापस यहीं रुक गए, क्या आपने कोई कार्य किया? नहीं किया। दूरी तो तय की लेकिन विस्थापन नहीं किया, सो कार्य शून्य है। तो यहाँ पर ये जो गोल गोल राउंड लगाया है ना, ये मायने नहीं रखता है एक्चुअल में वो चला कितना है। विस्थापन हमेशा सीधी दूरी होती है, तो आप कहेंगे एक्चुअली तो वो यहाँ से यहाँ तक चला है, एक तरीके से जो गैप पूरा हुआ वो यहाँ से यहाँ तक का हुआ है। ये जो यहाँ से यहाँ तक एक तरीके से इस वर्त का व्यास है। ठीक है, तो इस वर्त का व्यास, जैसे इस वर्त की त्रिज्या कितनी थी? 100 मीटर की त्रिज्या है, तो व्यास इसका दुगना 200 मीटर हो जाएगा। तो ये दूरी आपके 200 मीटर है और ये 2 किलोमीटर है, ये मीटर में। ठीक है, सॉरी किलोमीटर में। 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 200 मीटर है। आपको बता दूं ऐसा यूनिट होती है मीटर में, तो इसको आप मीटर में बदलेंगे तो ये आपके 1500 मीटर हैं, ये 2000 मीटर हैं, तो 2000 और 1500 3500 और 200 3700 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर कार्य बराबर बल आपके हो गया 5 और विस्थापन कितना हो गया? ये 3700 हो गया। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो 3700 मल्टीप्लाई 5 यानी 18,500 जूल इनका कार्य हो जाएगा। इस टाइप से आपको थोड़ा लॉजिक लगाना है। क्या किसी पिंड का संवेग शून्य होने पर भी उसमें यांत्रिक ऊर्जा हो सकती है? यांत्रिक ऊर्जा का मतलब मैंने आपको बताया, कुल यांत्रिक ऊर्जा यानी उसमें टोटल कितनी काइनेटिक एनर्जी है और टोटल कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल यानी स्थितिज और गतिज ऊर्जा का योग ही यांत्रिक ऊर्जा होती है। तो क्या
स्थितिज ऊर्जा थोड़ी बहुत भी है ना, गतिज ऊर्जा चाहे शून्य हो, उस केस में भी यांत्रिक ऊर्जा होगी, या फिर स्थितिज ऊर्जा शून्य और गतिज ऊर्जा थोड़ी बहुत भी है ना, यांत्रिक ऊर्जा होगी, क्योंकि इन दोनों का टोटल ही तो यांत्रिक ऊर्जा है। क्या किसी पिंड का संवेग शून्य होने पर भी उसमें यांत्रिक ऊर्जा हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अब संवेग शून्य होना, संवेग यानी सहती, द्रव्यमान गुणा वेग होता है। संवेग शून्य कोई पिंड है, द्रव्यमान तो होगा, वेग शून्य है, इसका मतलब वेग शून्य का कब अर्थ होता है कि वो पिंड स्थिर है। अब स्थिर पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है? आप कहेंगे स्थिर में तो स्थितिज ऊर्जा होता है, क्योंकि कुछ न कुछ ऊर्जा होगी ना। स्थितिज है वही गतिज में कन्वर्ट होती, तो स्थितिज ऊर्जा उसमें है। गतिज शून्य है क्योंकि वेग शून्य है, गतिज नहीं है, स्थितिज ऊर्जा है। यांत्रिक ऊर्जा में दोनों ही ऊर्जा का योग होता है, स्थितिज है तब भी उसमें यांत्रिक ऊर्जा होगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं सवाल, क्या किसी पिंड की यांत्रिक ऊर्जा शून्य होने पर भी उसमें संवेग हो सकता है? स्पष्ट कीजिए, उल्टा पूछ लिया भाई। यांत्रिक ऊर्जा शून्य, यांत्रिक ऊर्जा शून्य का मतलब न तो उसमें गतिज ऊर्जा है, न ही उसमें स्थितिज ऊर्जा है। गतिज भी नहीं है, स्थितिज भी नहीं है, तो भाई कौन सी ऊर्जा उसमें? तो कुछ उसमें है ही नहीं, द्रव्यमान ही नहीं है, तो संवेग कहाँ से होगा? द्रव्यमान गुणा वेग ही तो संवेग होता है, उसमें कुछ भी ऊर्जा नहीं है भाई। स्थिति यांत्रिक ऊर्जा शून्य है, उसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। गतिज ऊर्जा नहीं है कहने का मतलब उसका वेग शून्य है, वेग शून्य है तो संहति गुणा द्रव्यमान गुणा वेग शून्य है, तो कहने का मतलब संवेग भी शून्य है, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा शून्य है, पिंड न तो स्थितिज है न ही गतिज है। गतिज ऊर्जा शून्य का अर्थ होना वेग शून्य होना, और कोई वेग नहीं है तो संवेग कहाँ से होगा? किसी मोटर की शक्ति 2 किलोवाट है। ये पंप प्रति मिनट कितना जल 10 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर उठा सकता है? यहाँ पर जी आपको दे रखा 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये कार्य का फॉर्म आपको दे रखा, किसी मोटर की शक्ति 2 किलोवाट है। अब 2 किलोवाट शक्ति, शक्ति क्या होती है? जैसे ही शक्ति टर्म आता है यानी कार्य करने की कैपेसिटी, कितनी दर है, कार्य जो हो रहा है वो कितने समय में हो रहा है, कार्य करने की दर आपकी शक्ति होती है, तो ये कितनी है? 2 किलोवाट इक्वल है, ठीक है। यानी 2 किलोवाट 2000 वाट में कह सकता हूँ ना, इसको ऐसा यूनिट लेंगे तो आप कहेंगे 2000 वाट। ये पंप प्रति मिनट कितना जल 10 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर उठा सकता है? अब सवाल आप देखेंगे, आपको हाइट दे रखी है, यानी h बराबर 10 मीटर दे रखी है, यानी जल को ऊपर उठा रहे हो तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध आप कार्य कर रहे हो। अब गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करते हो तो उस केस में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के इक्वल यानी mgh आपका होता है, क्योंकि कार्य बराबर आपका क्या होता है? FD होता है। तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण F आपका mg हो जाएगा, D आपका हाइट h है, तो mgh आपका क्या हो जाएगा? वो कार्य हो जाएगा। अब mgh, m कितना है यानी द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान किसका भाई? जल ही का तो द्रव्यमान आपको फाइंड आउट करना है, पूछ रहा है ना कितना जल, जो जल का द्रव्यमान आप ऊपर उठा रहे हो जल को, तो जल का द्रव्यमान यहाँ से m से निकल जाएगा आपके, तो mgh आपका कार्य के स्थान पर रखना है। तो कार्य बराबर यहाँ पर mgh यानी mg आपको लेना 10, और उसके बाद यहाँ पर h आपको दे रखा है 10। अब दर यानी समय कितना लग रहा है प्रति मिनट। अब 1 मिनट में कितना जल लगा रहा है? 1 मिनट में m का मान आपको पूछा है, 1 मिनट में ही पूछा है ना द्रव्यमान कितना है। ये सभी ऐसे यूनिट है, मिनट को भी अपन ऐसे यूनिट बदलेंगे, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। अब ये आपको दे रखा शक्ति क्या है? ये शक्ति का मैंने वैल्यू रखी है। अब शक्ति आपको दे जरूर रखी है, मोटर की शक्ति 2 किलोवाट, तो इसके इक्वल आप 2000 रखेंगे। 2000 क्यों? क्योंकि ऐसा ही मात्रक आपको लेना, ना कि किलोवाट लेना है। तो यहाँ से आप m फाइंड आउट कर सकते हो ना, इजीली बिल्कुल कर सकते हो, पक्षांतरण करके। ये आपका 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप कहेंगे m बराबर 2000 गुणा 6/10। ये आपका कैंसिल आउट हो गया, 6 दूनी 12 और पीछे 2 जीरो, यानी 1200। m द्रव्यमान है, ऐसा यूनिट चल रही है तो किलोग्राम हो जाएगा, 1200 किलोग्राम आपका द्रव्यमान यहाँ से आ गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं, किसी व्यक्ति का ग्रह ए पर भार उसकी पृथ्वी पर भार का लगभग आधा है। वह पृथ्वी की पृष्ठ पर 0.4 मीटर की ऊंची छलांग लगा सकता है, तो ग्रह ए पर वो कितनी ऊंची छलांग लगाएगा? बिल्कुल देखने से ही सवाल का उत्तर बनना चाहिए कि किसी व्यक्ति का ग्रह ए पर भार उसकी पृथ्वी के भार का लगभग आधा है। ग्रह ए पर भार कम है पृथ्वी से, जैसे अर्थ पर किसी व्यक्ति का भार EM है, तो अन्य प्लानेट पर उसका भार EM/2 होगा। ये EM और EM/, भार आधा होना, गुरुत्वीय बल कम होना, छलांग ज़्यादा लगाना, आधा भार तो दुगुनी छलांग हो जाएगी। तो पहले जो 0.4 मीटर की छलांग लगा रहा था ना, वो उसकी दुगुनी लगा देगा, 0.8 मीटर की छलांग वो व्यक्ति लगा देगा। ये डायरेक्टली आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, यानी भार कम हो रहा है, भार आधा हो रहा है, तो छलांग दुगुनी लगाएगा। पृथ्वी पर 0.4 मीटर कूद रहा है ना ऊंचा, अब वो दुगुना 0.8 मीटर कूदेगा। ये चीज़ लॉजिकली आपको लगना चाहिए, क्योंकि ग्रह ए पर व्यक्ति का भार पृथ्वी पर उसके भार का आधा है। ग्रह ए के गुरुत्व के कारण त्वरण का मान
पृथ्वी के गुरुत्व के कारण त्वरण के मान का आधा होगा। बिल्कुल गुरुत्वीय त्वरण आधा हो रहा है ना ग्रह ए पर, तभी उनका भार आधा है। क्योंकि किसी व्यक्ति का भार क्या होता है, डब्ल्यू बराबर एम जी। आपको पता है कहीं भी किसी भी प्लानेट पर चले जाइएगा मास इक्वल रहता है हमेशा। अब जो व्यक्ति का भार अब जी पर डिपेंड है, आधा हो गया, पहले डब्लू था अभी डब्लू बटा दो हो गया। कारण क्या है, डब्लू बटा दो होने का कारण यानी जी के स्थान पर जी बटा दो करेंगे, एम तो फिक्स है। अब डब्लू बटा दो कब होगा, जब जी के स्थान पर बटा दो करेंगे, तो ये पूरा डब्लू बटा दो हो जाएगा। यानी डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, एक तरीके से जी यहाँ पर बटा दो हो रहा है, गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पर हाफ हो रहा है, तब आपका भार हाफ हो रहा है। तो गुरुत्वीय त्वरण आधा हो रहा है। अब गुरुत्वीय त्वरण आधा है तो सेम बल अप्लाई कर रहा है। व्यक्ति जो पहले जंप लगा रहा था, जो फोर्स अप्लाई कर रहा था, 0.4 मीटर जा रहा था, अब वो सेम फोर्स बल एफ सेम अप्लाई कर रहा है। फोर्स सेम अप्लाई करेगा, गुरुत्वीय बल नीचे की डायरेक्शन में जो कम लगेगा, क्योंकि पहले जो उनका जितना भी मान लेते हैं जी गुरुत्वीय बल लग रहा था, अभी वो उतना ही कम लगेगा। गुरुत्वीय बल नीचे की विपरीत दिशा में लगता है, जो ऊपर नहीं जाने देता, लेकिन वो आधा लगेगा तो अब दोगुना ऊपर चला जाएगा, 0.8 मीटर चला जाएगा, क्योंकि वो फोर्स सेम एफ फोर्स अप्लाई कर रहा है। बाकी दूसरे आप ऐसे सोच सकते हो कि व्यक्ति की स्थितिज ऊर्जा हमेशा ग्रह ए पर हो या फिर अदर प्लानेट पृथ्वी पर कहीं पर भी हो, वो समान रहती है। स्थितिज ऊर्जा यानी एम जी एच वो इक्वल रहती है। जैसे मास तो फिक्स है प्रत्येक प्लानेट पर, जी गुरुत्वीय त्वरण चेंज हो रहा, मान लेते पहले का जीवन है, अब हाइट यहाँ पर चेंज हो रही है, पहले कम ज़्यादा कूद रहा था, तो यहाँ पर जी1 जी2 इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। एम को यहाँ पर जी ज़्यादा है तो एच कम है, यहाँ पर सेकेंड में जी कम है तो एच ज़्यादा है, ये बैलेंस करते हुए दोनों इक्वल होते हैं आपकी स्थितिज ऊर्जा। अब आपको पता है गुरुत्वीय त्वरण हाफ हो रहा है, जैसे कि ये जो आपका एम जी एच वन है तो यहाँ पर एम जी बाई टू हो जाएगा। एच वन आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, जी बाई टू। एच वन आपको 0.4 दे रखा है, पृथ्वी की केस की बात कर रहे थे, 0.4। तो यहाँ से आप एच टू फाइंड आउट कर सकते हो, एम जी से एम जी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एच टू बराबर ये दो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.8 हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली इस टाइप से आप गणना कर सकते हो। सरल रेखा में गतिमान किसी पिंड पर गति की दिशा में कुछ दूरी तक एक नियत बल F लगाकर इसका वेग बढ़ाया गया है। सिद्ध कीजिए कि पिंड की गतिज ऊर्जा में वृद्धि पिंड पर बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगी। देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे पहले भी इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि गतिज ऊर्जा में वृद्धि यानी जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है वो किए गए कार्य के इक्वल होता है। किया गया कार्य कोई भी डब्ल्यू कार्य है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के इक्वल, यानी अंतिम वेग, जैसे वेग बढ़ाया गया, शुरुआत में यू वेग था, अब उसमें कुछ फोर्स अप्लाई किया और वेग को कर दिया वी। अब एक नियत फोर्स काफ़ी देर तक अप्लाई करे रखा, वेग जो इनिशियल वेलोसिटी यू को वी कर दिया, तो वेग में जो परिवर्तन आया है ना, वो ये बोल रहा है कि ये जो बल अप्लाई करने पर जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आया वो कार्य के इक्वल है। बिल्कुल हाफ जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन यानी एम वी स्क्वायर होता है ना अंतिम वेग, और माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, यानी गतिज ऊर्जा में जो अंतर है ना वो किए गए कार्य के इक्वल होता है। ये थ्योरम आपके दिमाग में हो जानी चाहिए। ये हुआ कैसे है, अब किया गया कार्य आप कैसे निकालेंगे। कार्य बराबर होता है डब्ल्यू बराबर एफ डी होता है, यानी बल गुणा विस्थापन होता है। ये चीज़ आपको क्लियर है। अब यहाँ पर एफ यानी बल क्या होता है, बल आप कहेंगे कोई पिंड का द्रव्यमान एम है और आप उस पिंड का वेग बढ़ा रहे हो, कहने का मतलब उस पर त्वरण अप्लाई कर रहे हो, तो एम ए त्वरण है। अब कितना पिंड आगे गया, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो कार्य है। अब डी यहाँ से आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेग में फॉर्म में डी फाइंड आउट करनी है, तो ये आपका गति का तीसरा समीकरण वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। यहाँ पर एस आपका निकलेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2a। तो इस स्थान पर आप रखेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, डी के स्थान पर एस के स्थान पर बटा 2a, ये पूरा कोष्टक आ जाएगा। अब ये आप कहेंगे ए से ए कैंसिल आउट, यहाँ से आप कह सकते हो ना एम बट्टा 2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या फिर आप हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, यानी ये जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है ये डब्ल्यू के इक्वल यहाँ से सिद्ध होता है। और ये थ्योरम, ये जो फैक्ट है, ये लाइन आपके दिमाग में हो जानी चाहिए। क्या ये संभव है कोई पिंड बाह्य बल लगने के कारण त्वरित गति की अवस्था में हो, त्वरित गति की अवस्था में तो हो परंतु उस पर बल द्वारा कोई कार्य न हो रहा हो। उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ये क्या बोल रहा है, कोई पिंड बाह्य बल लगने के कारण त्वरित गति की अवस्था में हो। त्वरित गति का मतलब है कि बल उसका वेग चेंज हो रहा है,
बाह्य बल लगा रहे हैं, वेग परिवर्तित हो रहा है, वेग चेंज हो रहा है, वो त्वरित गति में है। वेग बढ़ रहा है, कम हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। बाह्य बल लगाने पर पिंड का वेग चेंज हो रहा है, त्वरित गति का मतलब। परंतु उस पर बल द्वारा कोई कार्य न हो रहा हो। अब कार्य तो नहीं हो रहा हो लेकिन वेग चेंज हो रहा हो। अब ये कैसे होगा संभव कि कार्य तो नहीं हो रहा लेकिन वेग क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बिल्कुल ये संभव है। जैसे एक एग्जाम्पल रहते हैं सर्कुलर मोशन का, वृत्ताकार जो वर्तुल पथ पर गति रहती है ना, ये टाइप की गति। ये गति में हमेशा एक अंदर से फोर्स अप्लाई होता है, अभिकेंद्रीय बल। और अब वस्तु यहाँ पर गति कर रही है, वो हमेशा ऐसे आगे बढ़ जानी चाहिए वस्तु, लेकिन वो वृत्ताकार पथ पे बनी रहती है, कोई फोर्स इनको खींच रहा है। बाकी वस्तु के गति का नियम ही ये कहता है कि कोई वस्तु एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ती है हमेशा, जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लगता है आगे बढ़ते रहना चाहती है। लेकिन इस एक्सटर्नल फोर्स अभिकेंद्रीय बल लागू हुआ, वस्तु ऐसे जानी चाहिए लेकिन एक बाह्य बल लगा, सो ऐसे वर्तुल पथ पर जा रही है। तो ये अंदर की डायरेक्शन में बल लग रहा है ना, और वस्तु ऐसे जानी थी, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब जब 90 डिग्री का एंगल बनता है उस केस में किया गया कार्य क्या होगा, शून्य। अब वस्तु एक वेग एक्सटर्नल फोर्स के कारण, बाह्य बल के कारण एक वेग यहाँ पर अप्लाई हो रहा है जो बार बार उसकी दिशा चेंज हो रही है वेग की। सो आप कहेंगे ये एक त्वरित गति है, लेकिन यहाँ पर किया गया कार्य है वो शून्य है। तो ये संभव है यदि पिंड वृत्ताकार पथ पर चल रहा हो। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर बल सदैव विस्थापन की दिशा के लंबवत होता है। बल अभिकेंद्रीय बल है, ये वस्तु ऐसे जानी चाहिए एक्चुअल में, लेकिन इसके लंबवत एक फोर्स अप्लाई हुआ, सो ऐसे ये टिल्ट हो गई वस्तु और पूरा सर्कुलर मोशन में वो आगे बढ़ रही है वस्तु। कोई गेंद 10 मीटर ऊंचाई से गिराई जाती है, यदि धरातल से टकराने के पश्चात गेंद की ऊर्जा 40% कम हो जाती है, तो ये कितनी ऊंचाई तक ऊपर उठेगी। अब इन्हीं गिरने के बाद कितनी हाइट तक ऊपर जाने वाली है। अब 10 मीटर की ऊंचाई से गिरा रहे हो वस्तु को, और धरातल से टकराने के पश्चात गेंद की ऊर्जा 40% कम हो जाती है। अब 10 मीटर की हाइट पर जब वस्तु थी उस केस में उसमें पूरी ऊर्जा, जैसे यहाँ पर आप मानते हैं ये आपका समतल है, वस्तु पहले शुरुआत में यहाँ थी 10 मीटर की हाइट पर। अब उसमें 10 मीटर की हाइट पर पूरी ऊर्जा थी, स्थितिज ऊर्जा थी। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा जो होती है mgh, g10 मानना है यहाँ पर। m कोई वस्तु का द्रव्यमान दे रखा नहीं दे रखा है, तो m को m मानता हूँ, g10 मानना है, और h भी 10 मीटर की हाइट पर है, तो 10 और 10 100 m क्या हो गई, उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। पोटेंशियल एनर्जी 100 m जूल मान सकते हो इसको, 100 m जूल है पोटेंशियल एनर्जी। अब वस्तु क्या कर रही है, पृथ्वी पर हिट कर रही है। अब वस्तु जैसे ही पृथ्वी पर हिट करती है, ये क्या बोल रहा है, धरातल से टकराने के पश्चात गेंद की ऊर्जा 40% कम हो जाती है। अब 100 mj थी, 40% कम हो गई, अब कितनी रहेगी पीछे, 60 mj रहेगी। तो ये 60 mj ऊर्जा है ना, ये पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट हो गई, जैसे ही हिट की ना वस्तु, टकराने के पश्चात गेंद की ऊर्जा, टकराने के पश्चात ये पूरी की पूरी ऊर्जा किस में कन्वर्ट होगी, वस्तु को ऊपर ले जाने में जाएगी ऊर्जा काम में। यानी ये यहाँ पर स्थिर जब टकराई है, अब वापस गतिज ऊर्जा यहाँ पर हासिल करेगी और लास्ट में वस्तु यहाँ पर आ जाती है। जो भी हाइट पर, कितनी हाइट पर आती है वो आपको ज्ञात करना है। अब वस्तु का द्रव्यमान फिक्स m का m ही है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो ये लास्ट वाली एनर्जी कितनी प्राप्त करती है, कितनी हाइट तक जाती है, मेरे को पता नहीं है। h डैश हाइट पर जाती है, g यहाँ पर 10 मानना है, और m आपको पता है फिक्स है। तो ये h डैश ज्ञात करना है, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 का भाग 6 बार, तो h बराबर 6 आ जाएगा। 6 मीटर की हाइट प्राप्त करेगी। यानी गेंद में जो बची हुई ऊर्जा 60 m जूल थी ना, वही काम में आ रही है वस्तु को वापस बाउंस करने में, और वस्तु बाउंस होगी तो वही एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी, वापस लास्ट में रुकेगी तो स्थितिज ऊर्जा में। तो कुल एनर्जी अचर रहती है, उसको ध्यान में रखते हुए ये ऊर्जा जो 60 m है, लास्ट में वस्तु यहाँ पर आएगी उसके इक्वल होगी, और लास्ट में इसकी स्थितिज ऊर्जा mgh, यहाँ पर h1 डैश हाइट ज्ञात करेंगे तो वो 6 मीटर आएगी। यदि 1200 वाट की विद्युत इस्त्री को प्रतिदिन 30 मिनट उपयोग में लाया जाए तो अप्रैल माह में उपयुक्त विद्युत ऊर्जा ज्ञात कीजिए। 1200 वाट की विद्युत इस्त्री है, बिल्कुल विद्युत ऊर्जा ज्ञात करनी है आपको। कितनी व्यावसायिक रूप से ऊर्जा खपत हुई है, तो किलोवाट आवर में आपको एनर्जी फाइंड आउट करनी है। व्यावसायिक ऊर्जा, जैसे ही आपको घरों में बिजली की खपत के बारे में पूछे तो आपको डायरेक्टली किलोवाट आवर का फॉर्मूला दिमाग में आ जाना चाहिए। किलोवाट आवर कितने खर्च हुए मेरे, किलोवाट आवर जो वाट में दे रखा है उसको किलोवाट में बदल दो, क्योंकि आपको चाहिए किलोवाट आवर, यानी किलोवाट में चाहिए। अब 1200 वाट में कितने किलोवाट होंगे, आप कहेंगे 1000 से भाग देंगे तो मेरे को किलोवाट मिल जाएगा। 1000 से भाग देंगे तो यहाँ पर 1.2 किलोवाट हो जाएगा। कितना, 1.2 किलोवाट की इस्त्री है, प्रतिदिन 30 मिनट उपयोग में आ रही है। अब आपको और भी चाहिए, घंटा भी चाहिए ना। किलोवाट तो आपकी 1.2 आ गया। अब घंटा, कितना घंटा काम में ले रहे हो आप,
30 मिनट, मिनट को घंटे में बदलो भाई, 30 मिनट में आधा घंटा होता है, कहने का मतलब 30/60 होगा घंटा। तो अप्रैल माह में उपयुक्त विधि, ये एक दिन का है, ये घंटा वाला एक दिन का घंटा है, लेकिन आपको 30 दिन, अप्रैल में कितने दिन होते, पूरे 30 डेज होते हैं, तो 30 दिन में कितने घंटे हुए वो फाइंड आउट करना है। किलोवाट तो हो गए, और ये टोटल घंटे 30 दिन के, यहाँ से आपका 30 दूनी 60, ये 15, और 15 का 12 से गुणा करेंगे, 15 दूनी 30, हासिल 3, 15 और 3 18, एक आपका ये दशमलव, तो 18 किलोवाट आवर आपका यहाँ से आया। 18 किलोवाट आवर यानी 18 यूनिट बिजली की खपत होने वाली है। नेक्स्ट अपन देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ही फिलहाल देख रहे हैं, उनको सॉल्व कर रहे हैं अपन। एक हल्का तथा दूसरा भारी, दो पिंडों के संवेग समान है, इनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, इनमें किसकी गतिज ऊर्जा अधिक है। अब देखिए इनका द्रव्यमान अलग है, एक हल्का है दूसरा भारी है। मान लेते हैं हल्का को मैं एम लाइट कर देता हूँ, भारी को हेवी कर देता हूँ, एम एच है। तो एक एम एल द्रव्यमान है, एक एम एच है, ठीक है। दो पिंडों के संवेग समान है, संवेग समान होने का अर्थ है द्रव्यमान अलग, एक हल्का एक भारी है लेकिन संवेग समान है। इसका मतलब वेग भी अलग होगा तभी संवेग समान होगा ना, जैसे वेग फिक्स रहेगा तो संवेग कैसे होगा, एक भारी एक हल्का है, समान समान थोड़ा ही होगा। इसका मतलब वेग भी अलग अलग है, तो इसको मैं मान लेता हूँ वी एल, और सॉरी वेग है ना वी एल, ठीक है, और वी एच मान लेता हूँ। अब इनके संवेग समान है, अब इनको मैं इक्वल कर सकता हूँ। इनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, इनमें किसकी गतिज ऊर्जा अधिक है। अब गतिज ऊर्जा का अनुपात आपको ज्ञात करना है, रेशियो तो ज्ञात करना है। गतिज ऊर्जा यानी हाफ जो एम एल वी एल का स्क्वायर और हाफ एम एच वी एच का स्क्वायर, हाफ से हाफ कैंसिल आउट है। एम एल और एम एन ये रेशियो आप यहाँ से निकालेंगे, एम एल बट्टा एम एन बराबर वी एन बट्टा वी एल हो जाएगा। तो इसके स्थान पर आप कर सकते हो एम एल बट्टा एम एन के स्थान पर वी एन एच है, सॉरी ये एच है, वी एच बट्टा वी एल। तो ये वी यहाँ से कर देंगे अपन, इसको हटाकर इसके स्थान पर वी एच बट्टा वी एल। तो वी एच ये एक कैंसिल आउट हो जाएगा, वी एल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये वी एल बट्टा वी एच जो इनकी गतिज ऊर्जाओं का रेशियो था वो वेग का रेशियो हो जाएगा। किसका? वेग जो लाइट वेट वाले का और वेग जो हेवी वेट वाले का। क्योंकि सिंपल सी बात है, संवेग समान है, तो उस केस में वेग का रेशियो यहाँ पर v1 बट्टा v2 है, वो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो होगा। और गतिज ऊर्जा है किसकी ज़्यादा, तो यहाँ से आपको स्थिति क्लियर है, जो लाइट वेट वाला है और हेवी वेट वाला है उन दोनों का संवेग कैसे समान होगा। संवेग तब समान होगा, लाइट वेट के लिए वेग ज़्यादा चाहिए, वेग ज़्यादा चाहिए, और हेवी वेट के लिए वेग आपको कम करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर m कम है तो v बढ़ाएंगे, अब यहाँ पर m ज़्यादा है तो v आप घटाएंगे, तभी आप दोनों इक्वल हो पाएंगे। कहने का मतलब लाइट वेट है उनका वेग ज़्यादा है, हेवी वेट वाले का वेग कम है। तो v1 जो लाइट वेट वाला उसका ज़्यादा था, हेवी वेट वाले का कम है। और काइनेटिक एनर्जी है जिसका वेग ज़्यादा है, क्योंकि वेगों का अनुपात निकल रहा था, लाइट वेट वाले का वेग ज़्यादा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, हेवी वेट वाले की कम होगी। अगला सवाल देखते हैं अपन। कोई स्वचालित इंजन किसी 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की कार को 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समतल सड़क पर खींचता है। तो इंजन क्या कर रहा है, एक कार है जो 1000 किलोग्राम की है और उसको 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से है, कार में इंजन ही तो होता है, वही उनको ड्राइव कराता है। यदि ये गति 10 न्यूटन घर्षण बल के तुल्य है, ये जो गति कर रहा है ना कार, ये 100 न्यूटन घर्षण बल के इक्वल है। 100 न्यूटन जो घर्षण बल होता है ना उसके इक्वल सी गति है, क्योंकि जो भी गति आगे होती है ना वो घर्षण बल की विपरीत होती है। मान लेते हैं कि घर्षण बल कम था, अपन जो गति कर रही थी गाड़ी सड़क के द्वारा, जो घर्षण बल लगाया जा रहा था वो मान लेते हैं कि 10 न्यूटन था, तो क्या गाड़ी भी 10 न्यूटन बल लगाती आगे बढ़ती? नहीं बढ़ती। 10 न्यूटन से ज़्यादा गाड़ी ने बल लगाया तभी वो आगे बढ़ी है। तो ये बल जो गाड़ी लगा रही है, मान लेते हैं कि 100 न्यूटन घर्षण बल के इक्वल लगाया, तभी वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आगे बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये इसके इक्वल है जो आगे बढ़ रही है 100 न्यूटन बल की। तो इंजन की शक्ति परिकलित कीजिए। अब इंजन की शक्ति आप यहाँ से निकाल पाएंगे, क्योंकि शक्ति आपको पता है, शक्ति होती है कार्य करने की दर होती है। तो कार्य बटा समय, कार्य बटा समय, इसको फिर आप इजी करते हो तो आपने देखा ही होगा, कार्य होता है आपकी एफ डी, समय होता है टी, F/T वेग होता, तो आप कह सकते हो एफ वी होती है शक्ति। एफ यानी बल
v यानी वेग। तो इसका कितना बल है और कितना वेग है। बल यहाँ पर आप मान रहे हो 100 न्यूटन, कितना है 100 न्यूटन है, तो एफ वी यहाँ पर p बराबर हो जाएगा 100 न्यूटन। और वेग कितना है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा आप खेल देख पा रहे हो ऐसा यूनिट में है। 100 न्यूटन आपका बल है, तो 36 को आप छोटी यूनिट में बदलना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 6 से काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6 और 5 30। सॉरी यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट भाग जा रहा है ना। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका शक्ति आएगी 1000 वाट की। तो शक्ति फाइंड आउट करना इजी है। अब मान लीजिए 200 मीटर चलने के पश्चात ये कार समान द्रव्यमान की किसी दूसरी स्थिर कार से टकराकर स्वयं विराम अवस्था में आ जाती है। शक्ति कैलकुलेट कर दी। 200 मीटर ये कार चली, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। अब कार चली तो ये कार समान द्रव्यमान की किसी दूसरी कार, समान द्रव्यमान यानी 1000 किलोग्राम की कोई दूसरी कार है ना, वो बी कार है, उससे टकराकर स्वयं विराम अवस्था में आ गई। अब बी कार से ये ए कार है, आगे बढ़ी 200 मीटर, एक कार बी यहाँ पर थी, ठीक है। ये कह रहा कि दूसरी कार स्थिर थी, यानी एक जगह पर खड़ी हुई थी, ए चल के आ रही थी, और बी कार का द्रव्यमान भी 1000, समान द्रव्यमान बोल रहा है ना, 1000 किलोग्राम है। ए का 1000 है तो बी का भी 1000 है। अब इस कार से टकराकर स्वयं विराम अवस्था में, कौन टकराई, ए तो आ गई विराम अवस्था में। अब ए कार यहाँ पर, ये बी थी, ए यहाँ पर आकर रुक गई टकराकर। अब क्या बी रुकेगी यहाँ से, बी तो आगे बढ़ेगी, टकराई है तो स्पीड यहाँ पर ट्रांसफर करेगी नहीं, तो टकराकर ए विराम अवस्था में आ गई। मान लीजिए कि उसी क्षण उसका इसका इंजन भी रुक जाता है, तो कार ए विराम अवस्था में आई, इंजन फ्रीज हो गया। अब कार बी का इंजन चालू नहीं है, अब कार बी बिल्कुल चालू नहीं है, लेकिन संघट हुई है, जो कोलिजन टक्कर हुई है, उसके पश्चात ये उसी समतल सड़क पर चलना प्रारंभ कर देती है। अब कार है, उसके पहिए हैं, टक्कर हुई है, तो आगे तो बढ़ेगी ना, इंजन भले ही चालू नहीं है, तो क्योंकि बल अप्लाई हुआ है यहाँ पर कार ए के कोलिजन के बाद। अब ये पूछ रहा है संघट के पश्चात ये उसी समतल पर चलना प्रारंभ करती है, तो संघट के तुरंत पश्चात कार बी की चाल परिकल्पित कीजिए जब कार बी का इंजन चालू नहीं है। जैसे ही संघट हुई, कितने फोर्स से ये कार बी है वो आगे की ओर मोशन मूव करेगी, गति करेगी। अब यहाँ से स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए संवेग संरक्षण के नियम की। ये गति, टक्कर से पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग है वो हमेशा स्थिर रहता है, इक्वल सा रहता है। कार ए जब नहीं टकराई थी, क्योंकि संवेग में ही आपका वेग होता है, और वेग ही एक्चुअल में आपको फाइंड आउट करना है कितनी आगे बढ़ी थी। तो कार ए का संवेग जब कार नहीं टकराई थी, और कार बी का संवेग है जब नहीं टकराई थी, उनका योग बराबर टकराने के पश्चात दोनों का योग इक्वल होगा। सो इनको आगे अपन कैलकुलेट करेंगे। संघट के पश्चात दोनों का संवेग हमेशा संरक्षित रहता है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, कार ए का द्रव्यमान एम ए, और इनिशियल वेलोसिटी कार ए की है, जब शुरू जीरो से कार ए यहाँ पर स्टार्ट हुई है, आगे बढ़ी है, 200 मीटर आगे गई है, तो शुरू में इनिशियल वेलोसिटी यू है। अब बी कार यहाँ पर स्थिर रखी हुई थी, तो बी कार का वेग एम बी, और बी कार की इनिशियल वेलोसिटी है यू बी। अब यहाँ पर सेकेंड केस, जब कार टकरा गई है, ए कार है जो यहाँ से आगे बढ़ी है 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से, और बी से यहाँ पर टकरा गई है, तो जब टक्कर के पश्चात द्रव्यमान कार ए का सेम एम ए रहेगा, और टक्कर के पश्चात वी ए, जो कार बोल रहे हैं ए रुक गई है वहाँ पर टकराने के बाद, तो वेग जो रुकने का हुआ ना ए का, और कार बी का द्रव्यमान एम बी, और कार बी आगे बढ़ी है, रुकी नहीं है, तो एम बी वी बी आपको एक्चुअल में फाइंड आउट करना। अब इनकी वैल्यू देखो, एम ए द्रव्यमान एम ए को एम बी को 1000 ही है, यू ए यानी ए कार जब आगे बढ़ रही थी 200 मीटर चली थी, वो 10 मीटर पर सेकेंड का वेग उनका था इनिशियल, तो 10 हो जाएगा गुणा में, प्लस का प्लस, एम बी यानी बी कार था उसका वेग 1000 किलोग्राम, दोनों का द्रव्यमान सेम है। लेकिन बी कार जब स्थिर थी, टकराई थी ना एक कार, तो उस केस में बी स्थिर थी, स्थिर कार का वेग 0 ही होता, तो बी यू बी यहाँ पर 0 होगा। अब ये चीज़ बराबर में आप अप्लाई करेंगे तो एम ए 1000 है, वी ए यानी सेकेंड केस में टकराने के पश्चात कार ए का द्रव्यमान, कार ए तो रुक गई थी, रुकने गई तो कार ए का वेग 0। अब एम बी नहीं रुकी थी, 1000 किलोग्राम था, वी बी यहाँ से आप फाइंड आउट करेंगे, तो ये चीज़ आपकी कितनी हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी। इस साइड 10,000 है, ये 0 हो गया, और ये बिल्कुल 0 हो गया, ये आपका 1000 गुणा वी बी है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा वी बी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो वी ए था ना, वो ही वी बी है। क्यों? क्योंकि दोनों कार का संवेग यहाँ पर संरक्षित कब रहेगा, जब सेकेंड स्थिति में वेग इक्वल रहेगा। ये चीज़ आप देखेंगे
दोनों का द्रव्यमान स्थिर है, दोनों का द्रव्यमान फिक्स है। कार ए का एक ऐसा समय था, कुछ वेग था। सेकंड स्थिति, कार बी का है, कुछ वेग नहीं था। सेकंड केस जब टकराई है, कार ए का वेग कुछ नहीं है लेकिन कार बी का वेग है, तो कार बी का वही वेग होगा जो शुरुआत में कार ए का वेग होगा। क्योंकि यहाँ पर कार एक बिल्कुल रुक जाती है तो वो अपना वेग ट्रांसफर कर देगी कार बी को। यानी एक जैसे ही टकराई उस समय का वेग पूछ रहा है, बाद में तो हो जाएगा कम। 35 किलोग्राम द्रव्यमान की एक लड़की 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक ट्रॉली पर बैठी है। ट्रॉली पर बल लगाकर इसे 4 मीटर पर सेकंड का आरंभिक वेग प्रदान करती है। ट्रॉली 16 मीटर दूर चलकर रुक जाती है। ट्रॉली पर कितना कार्य किया गया? देखिए, इस सवाल को अपन दो तरीकों से कर सकते हैं। ट्रॉली पर कितना कार्य किया गया है, ट्रॉली पर किया गया कार्य यानी ट्रॉली पर कितना बल लगा है और कितना विस्थापन हुआ है। कार्य बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बराबर बल गुणा विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। तो यहाँ पर बल कितना अप्लाई हुआ है, तो आप कहेंगे दोनों का द्रव्यमान। अब ट्रॉली आगे बढ़ रही है ना भाई, पूछा ट्रॉली पर कितना कार्य किया गया है। अब ट्रॉली का टोटल कितना द्रव्यमान था, तो एफ यहाँ पर बल क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है एम में, और डी आपका डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट फिक्स है, कितना है? 16 मीटर आगे चलकर रुकी है ट्रॉली। तो 16 मीटर ये चली है ट्रॉली। अब ट्रॉली पर कार्य कर रहे हैं तो ट्रॉली को चलना बनता है। ट्रॉली कितनी चली? 16 मीटर। ट्रॉली पर कौन बैठी थी? लड़की बैठी थी। तो ट्रॉली का टोटल वेट है, वो लड़की का वेट भी यहाँ पर शामिल करना पड़ेगा। जैसे 35 किलोग्राम के द्रव्यमान की लड़की, ट्रॉली 5 किलोग्राम है लेकिन उस पर लड़की बैठी है, तो टोटल वेट यहाँ से 40 किलोग्राम बनता है। तो 40 गुणा ये डिस्प्लेसमेंट 16 गुणा ए। यहाँ से आपको ए फाइंड आउट करना है पहली बात तो। अब ए का मतलब है त्वरण। त्वरण होता है वेग में कितना परिवर्तन हुआ। तो ट्रॉली पर बल लगाकर 4 मीटर पर सेकंड का आरंभिक वेग प्रदान करती है और ट्रॉली 16 मीटर दूर चलकर रुक जाती है। अब जैसे शुरुआत में वेग दिया वो 4 मीटर पर सेकंड, और जब ट्रॉली रुकी उस समय उसका वेग क्या होता होगा? उस समय उसका वेग 0 है, अंतिम वेग है वो 0 है। तो यहाँ से आप त्वरण निकाल सकते हो। डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी है, वेग है और त्वरण है। ये गति का तीसरा समीकरण वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। यहाँ पर वी स्क्वायर यानी अंतिम वेग कितना हो गया ट्रॉली का? 0 माइनस यू स्क्वायर, यू का स्क्वायर यानी इनिशियल वेलोसिटी 4 का स्क्वायर 16 बराबर 2 गुणा ए गुणा एस। अब देखिए एस यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 16 का हुआ है। 16 इस साइड आएगा तो ये बट्टा में हो जाएगा, और ये आपका 2a बराबर 1 हो गया। ठीक है, 2a बराबर 1 माइनस का a बराबर -1/2। ये चीज़ क्लियर है। a बराबर -1/2 हो गया। आप कहेंगे a त्वरण माइनस में क्यों आया? त्वरण माइनस में आने का मतलब है वेग कम होता जा रहा है, धीरे धीरे वेग कम हुआ तभी वो रुकी है ना। शुरुआत में 4 था, फिर वस्तु रुक गई है, तो वेग कमी को दर्शाता है कि वेग में परिवर्तन जो की दर है ना 1 सेकंड में, कि वेग इतना कम हो रहा है, आधा है मीटर पर सेकंड 1 सेकंड में कम हो रहा है। अब a का मान -1/2 यहाँ पर आप रखेंगे, a के स्थान पर मैं रख देता हूँ -1/2, -1/2। यहाँ से आप चीज़ें आसान करेंगे, 8 कर देते हैं, 8 चौक 32, 320। तो कार्य हो गया आपका 320 जूल। आप कहेंगे ये तो थोड़ा लंबा खींचने गया। इसको शॉर्ट में आपको एक चीज़ मैंने बताई थी, थ्योरम मैंने कहा इसको याद कर लेना है। अब वेग है, पहले ज़्यादा था, बाद में वस्तु रुक रही है तो कम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ट्रॉली आगे बढ़ रही है तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है वही आपका किया गया कार्य है। यानी किया गया कार्य आप देखते हो, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यही तो आपका कार्य रहता है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ही कार्य के इक्वल है। तो हाफ एम द्रव्यमान आपको पता है 35 + 5 यानी 40, वी स्क्वायर अंतिम वेग का स्क्वायर यानी 0, अंतिम वेग रुकी है ना, रुकने पर 0 वेग। इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर, यू कितना था? 4 था, 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से आप कटती है 16 दूनी 32, तो ये आपके 320 जूल कार्य हो गया। ये कार्य किस पर हो रहा है दोस्तों? ट्रॉली पर हो रहा है। ट्रॉली पर कितना कार्य किया? 320 जूल का कार्य किया आपने। लड़की ने कितना कार्य किया? कि लड़की ने कोई कार्य किया? लड़की ने कार्य कितना दिया भाई? ट्रॉली पर कितना कार्य किया गया? लड़की ने कार्य किस पर किया? ट्रॉली पर किया। लड़की ने क्या कार्य किया? लड़की ने तो जो भी काम था वो ट्रॉली पर कर दिया, वो काम हुआ है ट्रॉली पर। ट्रॉली आगे बढ़ी है, लड़की है ना वो ट्रॉली पर बैठी हुई है। ये बोल रहा है ना 35 किलोग्राम की द्रव्यमान की लड़की ट्रॉली पर बैठी हुई है। ट्रॉली काम किया और आगे बढ़ी है। ट्रॉली ने क्या किया? डिस्प्लेसमेंट किया। विस्थापन किसने किया? ट्रॉली ने। आप कहेंगे लड़की भी तो आगे बढ़ी है ना साथ में। भाई लड़की ट्रॉली के साथ थोड़ी बढ़ी है, ट्रॉली के बैठी थी ना ट्रॉली के ऊपर। जैसे ये ट्रॉली के ऊपर बैठी थी लड़की, यहाँ पर ये ट्रॉली थी इसके ऊपर बैठ गई। क्या लड़की यहाँ से हिली है? नहीं हिली है। लड़की का विस्थापन हुआ? नहीं हुआ। ट्रॉली के रेफरेंस की बात कर रहे हैं अपन।
ट्रॉली के सापेक्ष लड़की का विस्थापन शून्य। सो लड़की ने कितना कार्य किया, शून्य किया है। जो काम हुआ वो ट्रॉली पर हुआ और ट्रॉली आगे बढ़ी है, लड़की ट्रॉली के सापेक्ष आगे नहीं बढ़ी है। तो वो आपका लड़की ने कितना कार्य किया, क्योंकि लड़की ने ट्रॉली के सापेक्ष विस्थापन ही नहीं किया तो कार्य शून्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अपन देखते हैं, 4 व्यक्ति 250 किलोग्राम के बॉक्स को 1 मीटर की ऊंचाई तक उठाते हैं और उसे बिना ऊपर नीचे किए थामे रखते हैं। ये व्यक्ति बॉक्स को ऊपर उठाने में कितना कार्य करते हैं। अब बॉक्स को ऊपर उठा रहे, ध्यान दीजिएगा, और बॉक्स जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल नीचे है और बॉक्स ऊपर उठा रहे हैं, हाइट में उठा रहे हैं तो कार्य होगा। बॉक्स को खिसकाएंगे ना इस साइड हॉरिजेंटली क्षैतिज रूप से, तब कार्य नहीं होगा। और बॉक्स को ऊपर उठा रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध, कार्य होगा। हाइट है वो 1 मीटर हाइट पर उठाया बॉक्स को और 250 किलोग्राम का बॉक्स है, तो कार्य डायरेक्टली आप कहेंगे mgh, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध है ना, तो स्थितिज ऊर्जा के कारण कार्य होगा। तो एक तरीके से m कितना है, m आपका 250 किलोग्राम। गुरुत्वीय बल कितना मानना है, 10 मीटर के स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण, और हाइट है 1 मीटर है तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये सारी चीज़ें एसआई में है। तो 2500, कार्य कितना हो गया, 2500 जूल का आपके कार्य हो गया। तो यहाँ से आप देखेंगे 2500 जूल का कार्य हो गया। अब सेकंड जब प्रश्न देखेंगे, बॉक्स ऊपर थामे रखने में भी कितना कार्य करता है। अब बॉक्स को इन्होंने उठा लिया यहाँ से, अब बॉक्स को थामे रखे हुए हैं, यानी बॉक्स पड़ा हुआ है, जब उठाया तब कार्य कर लिया हाइट पर। अब बॉक्स यहाँ पर स्थिर है, अब बॉक्स को थामे रखने में, अब बॉक्स स्थिर है, क्या कोई बॉक्स विस्थापन कर रहा है, यहाँ पर नहीं कर रहा है। जब तक विस्थापन नहीं होगा, शुरुआत में बॉक्स को उठाया ना, विस्थापन हुआ ना एच हाइट पर ऊपर की दिशा में, बल के एक तरीके से विपरीत डायरेक्शन में उठाया तो माइनस में कार्य था वो। अब बॉक्स यहाँ पर स्थिर पड़ा हुआ है, सो कार्य नहीं होगा, क्योंकि बॉक्स में विस्थापन जरूरी है कार्य के लिए, बल गुणा विस्थापन। वो बल तो लगा रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध, जितना गुरुत्वाकर्षण बल है उसके विरुद्ध बल लगा रहे हैं, और वहाँ पर स्थिर अवस्था में बॉक्स रखा हुआ, सो कार्य शून्य। बॉक्स को थामे रखने में वे थक क्यों गए हैं भाई, वो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध है, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, सो थकेंगे ज़रूर वो। तो यहाँ पर बॉक्स को पकड़े रखने के प्रयास में व्यक्ति इस पर बल लगाते हैं जो बॉक्स पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के परिमाण के बराबर है। अब गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम से कम बल लगाते तो वो थोड़ी उठा पाते, तो विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के इक्वल लगा रहे हैं। ये बल आरोपित करने में पेशियों का आयाम वो सम्मिलित हैं, तो पेशीय बल एक तरीके से उसको बैलेंस कर रहे हैं, सो वो थकेंगे क्योंकि उनकी पेशीय जो ऊर्जा है शारीरिक वो वहाँ पर खपत हो रही है। शक्ति क्या है, शक्ति ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। शक्ति कार्य करने की दर शक्ति है, वॉट है, किलोवाट है, इसके यूनिट होते हैं, कार्य बटा समय शक्ति होती है। और शक्ति का मात्रा आप बल गुणा वेग से भी कर सकते हो, बल गुणा वेग भी शक्ति होती है, क्योंकि शक्ति P बराबर होती है कार्य बटा समय, कार्य यानी FD और समय यानी T, D/T होता है, तो FV भी आप कह सकते हो शक्ति को। अब हो क्या रहा है, कर्नाटक में जोग फॉल्स लगभग 20 मीटर ऊंचा है। जोग जलप्रपात है, जो झरना है, वो 20 मीटर की हाइट से पानी गिरा रहा है, ठीक है, 20 मीटर की ऊंचाई से। इसमें 1 मिनट में 2000 टन पानी गिरता है। 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं दोस्तों, 1 टन का मतलब है 1000 किलोग्राम, कितने 1000 किलोग्राम, और वो कितना 1 मिनट में 2000 टन पानी गिराता है जोग झरना। यदि ये संपूर्ण ऊर्जा उपयोग में लाई जा सके तो समतुल्य शक्ति परिकलित कीजिए। ये बोल रहा है यदि संपूर्ण ऊर्जा उपयोग में लाई जा सके, संपूर्ण ऊर्जा, ऊर्जा यानी पूरा कार्य, शक्ति क्या होती है, कार्य बटा समय। अब ऊर्जा जो दे रखी है ना वही कार्य है एक तरीके से, और आपको पूछा संपूर्ण ऊर्जा उपयोग में लाई जा सके तो समतुल्य शक्ति यहाँ पर ज्ञात कीजिए। अब शक्ति परिकलित करनी है टाइम के रेफरेंस में, टाइम है 1 मिनट में, 1 मिनट में पानी गिर रहा है ना, समय आपको 1 मिनट का लेना है जो आपके SI यूनिट में 60 का होगा। तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर आपको बता दूँ, शक्ति आपको कैलकुलेट करनी है और mgh। अब mgh क्यों लिया, क्योंकि जोग जलप्रपात है, उस झरने का पानी आपको दे रखा है 20 टन। 20 टन क्या है, माप ही तो है m की, दरिमानी तो है वो, तो 20 टन यानी 20 × 1000, 20 टन था 2000 टन, 1 सेकेंड, 2000 टन था ना, तो आप करेंगे 2000 × 1000, तो यहाँ से आप कह सकते हो 2 × 10⁶, 2 × 10⁶ kg वो 1 मिनट में एक तरीके से जल गिरा रहा है, और उसकी शक्ति कैलकुलेट करनी है, तो ये आपका m हो गया 2 × 10⁶। जी गुरुत्वीय त्वरण आपको 10 लेना है, हाइट कितनी 20 मीटर की हाइट पर है झरना, तो 20 ले लिया। 1 मिनट में, अब मिनट को आपको लेना है सेकंड में, तभी ऐसे यूनिट में काम आएगा। तो 1 मिनट में कितना जल एक तरीके से वो कार्य कर रहा है 1 मिनट में, वही उनकी शक्ति होगी। तो यहाँ से आपका 60 है वो बट्टा में आएगा। सो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। फिर
ये आप काट सकते हो, 3 कर सकते हो, या फिर इन्होंने सीधा रहने दिया, 2 दूनी 4 कर दी इन्होंने, और ये 0 यहाँ से कर दिया, यानी 4 गुणा 10 की घात 7/6। इसको आप सरल करेंगे, 2/3 गुणा 10 की घात 6 वाट शक्ति यहाँ पर काम आने वाली है। शक्ति और उस चाल जिससे कोई वस्तु ऊपर उठाई जाती है में क्या संबंध है? शक्ति और चाल का आपको ऑलरेडी बता चुके हैं अपन। शक्ति P बराबर FV का जो फॉर्मूला था, ये शक्ति है, ये चाल है। 100 वाट शक्ति पर कार्य करता हुआ कोई व्यक्ति कितने किलोग्राम द्रव्यमान को 1 मीटर पर सेकंड की नियत चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर उठा सकता है? जी आपको 10 मीटर पर सेकंड लेना है। तो एक तरीके से आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, द्रव्यमान फाइंड आउट करना है, शक्ति दे रखी है। शक्ति का फॉर्मूला आपको पता है, कार्य बटा समय होता है। कार्य यहाँ पर वस्तु को वो ऊपर उठा रहा है ना, कितने किलोग्राम द्रव्यमान को ऊर्ध्वाधर उठा सकता है, तो यहाँ पर एक तरीके से mgh स्थितिज ऊर्जा ही रहेगी, समय t रहेगा, तो mgh/t, h/t आपको पता है चाल होती है, और m यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि आपको शक्ति ऑलरेडी दे रखी है। शक्ति कितनी दे रखी है? 100 वाट की, तो इसके इक्वल आपने लिया 100 वाट। कहने का मतलब जो mgh/t बराबर आपने 100 वाट ले लिया है। तो यहाँ से आपको जो वैल्यू दे रखी है, m कितना दे रखा है वो आपको फाइंड आउट करना है फिलहाल। g आपको 10 लेना है, h/t 1 मीटर पर सेकेंड है, तो 1 बराबर 100। तो यहाँ से m बराबर आ जाएगा आपके 10। तो कितना द्रव्यमान है? 10 किलोग्राम। बिल्कुल ईजी था। वाट की परिभाषा, वाट को आपको बता रखा है, 1 वाट यानी शक्ति की बात हो रही है। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। ठीक है, तो जो 1 वाट इक्वल होगा ना, वो 1 जूल 1 सेकेंड के इक्वल होगा। ठीक है, 1 जूल पर सेकेंड। 1 वाट उस ऊर्जा की शक्ति है, उस अभिकर्ता या फिर युक्ति की इंस्ट्रूमेंट की शक्ति है जो 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य करती है। अब आपको पूछा है 150 किलोग्राम का कोई कार का इंजन प्रत्येक किलोग्राम के लिए 500 वाट शक्ति विकसित करता है। 150 केजी का इंजन है, प्रत्येक केजी के लिए 500 वाट शक्ति विकसित करता है। कार को 20 मीटर पर सेकंड चाल से गति कराने के लिए इंजन को कितना बल लगाना पड़ेगा? अब कार को 20 मीटर पर सेकंड की चाल से आगे बढ़ाना है तो बल तो लगाएगा। अब शक्ति कितनी है टोटल इंजन की? 1 किलोग्राम पर 500 वाट की शक्ति है टोटल। ये आपका 150 किलोग्राम का इंजन है, तो 500 मल्टीप्लाई आप 150 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 75, और मल्टीप्लाई 10 की घात 3 है। इसको या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, 7.5 गुणा 10 की घात 4 वाट का आपका इंजन हो जाएगा। और कार को 20 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कराने के लिए इंजन कितना बल है? अब शक्ति जो होती है ना, P बराबर मैंने कहा FV होती है। आपको F ही तो फाइंड आउट करना है। V आपको यहाँ से दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड, और P आपको ये दे रखी है, तो ये आप मान रखेंगे 7.5 गुणा 10 की घात 4 बराबर F आपको फाइंड आउट करना है। V आपको दे रखा है यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड। अब इससे आपकी चीज़ें आसान हो गई। यहाँ पर F के लिए 20 का इस साइड भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा आपके 3.75 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन फोर्स वो अप्लाई करेगा। या फिर 10 की घात 3 हटा दे तो एक जीरो लग जाएगा, 3750 न्यूटन। यहाँ पर NCERT एग्जाम्पलर का अंतिम सवाल, उसके बाद अपन टेक्स्ट बुक के सवाल देखेंगे। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रकरण में गुरुत्वीय बल के विरुद्ध ऊपर की ओर गति करने की शक्तियों की तुलना कीजिए। गुरुत्वीय बल के विरुद्ध ऊपर की ओर गति कर रहे हैं। 1 ग्राम द्रव्यमान की तितली 0.5 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊपर की ओर उड़ती है। देखिए, शक्तियों की तुलना करनी है। सेकंड केस है 250 ग्राम की गिलहरी 0.5 मीटर पर सेकंड की दर से पेड़ पर चढ़ रही है। ऊपर की ओर चढ़ रही है, गुरुत्वीय बल नीचे की ओर लग रहा है। शक्ति क्या होती है? अब पहली बात को आपको दे क्या रखा है, 1 ग्राम द्रव्यमान की तितली है, m आपको दे रखा है 1 ग्राम, और सेकंड केस में आपको मीटर पर सेकंड जो ऐसा यूनिट है, यहाँ पर ग्राम को ऐसे यूनिट में बदलना पड़ेगा किलोग्राम को, तो आप 1/1000 किलोग्राम कर देंगे। m आपको दे रखा है, चाल वेग आपको दे रखा है 0.5 मीटर पर सेकेंड। गुरुत्वीय बल एक तरीके से गुरुत्वीय त्वरण आप जी मान सकते हो, आपको दे रखा है 10, जो मानना है 10 मीटर पर सेकेंड। अब शक्ति पावर ज्ञात करनी, ये चीज़ दे रखी है। अब शक्ति कैसे ज्ञात करेंगे? शक्ति बराबर होता है आपका कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, या फिर आप शक्ति कह सकते हो बल गुणा वेग, आप क्योंकि वेग की टर्म दे रखी है और बल गुणा वेग आपको पता शक्ति है। अब P बराबर बल कितना दे रखा है, बल एक्चुअल में सीधा होता है द्रव्यमान, बल कितना होता है F बराबर m में होता है ना, द्रव्यमान गुणा त्वरण। त्वरण यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण है, तो F बराबर mg आप कहेंगे, F बराबर mgv। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, P बराबर mgv, क्योंकि यहाँ पर आपको m दे रखा है 1/1000,
जी दे रखा 10, वी दे रखा 0.5। ये चीज़ यहाँ पर अप्लाई करते हैं दोनों ही केस में। तो पहले केस में आप अप्लाई करते हो शक्ति में mgv, उस केस में 1/1000 गुणा जी 0.5 है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट ये कट होगा तो 0.5/100, या फिर कह सकते हो 0.5 में 1 हटाया तो माइनस एक तरीके से 0 का भाग और देना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 5×10⁻³ वट हो जाएगी शक्ति। सेकंड केस में ये आपका 250, जो पहले था ना 1 ग्राम, ये था 250 ग्राम, 250 ग्राम को किलोग्राम में बदला, बाकी चीज़ें हैं वो समान हैं। यहाँ से 1.25 वोट हो जाएगा सेकंड केस में। तो सेकंड केस में यहाँ पर जो गिलहरी है जिस शक्ति से पेड़ पर चढ़ रही है वो उड़ती तितली की शक्ति से बहुत अधिक है, क्योंकि सेकंड केस पहला केस था आपका तितली का और सेकंड केस था गिलहरी का, तो गिलहरी की शक्ति सेकंड केस में ज़्यादा आई है। अब नेक्स्ट अपन सवाल यहाँ पर मूव कर रहे हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के इम्पोर्टेंट अभ्यास प्रश्न। तो ये टेक्स्ट बुक के इम्पोर्टेंट अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न आता है, बिल्कुल इजी से सवाल है, फटाफट हो जाएंगे। पूछा है कि कार्य हो रहा कि नहीं हो रहा है इन परिस्थिति में, देख बताइए कार्य हो रहा। कार्य का मतलब कार्य कब होगा, कार्य दो केस है, एक तो उस पर बल लगेगा तभी होगा, सेकेंड बल के साथ विस्थापन भी होना चाहिए, थर्ड चीज़ है बल और विस्थापन के मध्य 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, तो कार्य नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान रखना है, बल और विस्थापन और 90 डिग्री का काम आपका नहीं एंगल बनना चाहिए। मान ले विस्थापन नहीं हो रहा, बल लगा रहे लेकिन हिल नहीं रही है वस्तु, सो कार्य थोड़ा ही होगा। पहला सवाल है सुमा एक तालाब में तैर रही है। तैरने का मतलब है सुमा पानी को एक डायरेक्शन में आगे काटती हुई बढ़ रही है, यानी सुमा एक डायरेक्शन में पानी में आगे बढ़ रही है, तो बल लगा रही तभी आगे बढ़ रही है, और एक दिशा में विस्थापित हो रहा, आगे बढ़ रही है मतलब कहीं ना कहीं विस्थापन प्राप्त हो रहा है इनको, तो बल और विस्थापन दोनों है, सो कार्य हो रहा है। एक गधे ने अपनी पीठ पर बोझा उठा रखा है। अब गधे ने बोझा उठा रखा है, बोझा उठा रखा, अब बोझा वहाँ पर फिक्स स्थिर हो गया गधे के सापेक्ष है, ये गधा है, इसके इसने बोझा कोई उठा रखा, तो बोझा यहाँ पर फिक्स है, कोई बोझा गधा आगे बढ़ रहा लेकिन गधे के सापेक्ष है, बोझा एक जगह स्थिर है, सो विस्थापन हो रहा बोझे का नहीं हो रहा है। और बाकी आप देखेंगे बोझा ऐसे आगे सीधे विस्थापित होगा, उस केस में हाइट बिल्कुल नहीं होगी, तो mgh है, वहाँ से भी आपका कार्य नहीं होगा, लेकिन विस्थापन नहीं होने के कारण कोई कार्य नहीं हो रहा है। एक पवन चक्की कुएं से पानी उठा रही है, पानी ऊपर की तरफ उठा रही है, पवन चक्की बल लगा के उठा रही है, तो कार्य तो हो ही रहा है ना, बल और विस्थापन दोनों है। एक हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है, क्या यहाँ पर कोई विस्थापन होता दिख रहा है आपको, फोटोसिंथेसिस हो रहा है लेकिन विस्थापन प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, तो कार्य कहाँ हो गया। एक इंजन ट्रेन को खींच रही है, अब इंजन बल लगा रही है, एक डायरेक्शन में खींच रही है, विस्थापित कर रही है, तो कार्य तो हो ही रहा। अनाज के दाने सूर्य की धूप में सूख रहे हैं, अब धूप में दाने सूख रहे स्थिर अवस्था में पड़े हुए हैं, कोई विस्थापन थोड़ा ही हो रहा, सो कार्य नहीं हो रहा है। एक पाल नाव पवन ऊर्जा के कारण गतिशील है, पवन ऊर्जा के कारण एक डायरेक्शन में नाव आगे बढ़ रही है, सो कार्य वहां पर हो रहा है, क्योंकि बल और विस्थापन दोनों है वहां पर। तो नाव का तो कार्य हो रहा है, लेकिन नाविक वहां पर नाव पर बैठा है ना, वो कोई कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि वो एक स्थिर नाव के सापेक्ष बैठा हुआ है। अब सेकंड आपका सवाल बनता है, एक पिंड को धरती से किसी कोण पर फेंका जाता है, एक पिंड को आप फेंकते हो, ये वक्र पथ पर चलता है और वापस धरती पर आ गिरता है। जैसे यहाँ से आपने कोई पिंड को, पत्थर ये आपकी पृथ्वी थी, यहाँ से फेंका, वो वक्र पथ पर चलते हुए वापस धरती पर आकर यहाँ गिर गया। पिंड के पथ की प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही क्षैतिज रेखा पर है, बिल्कुल एक क्षैतिज रेखा पर पहले वाला बिंदु और अंतिम बिंदु है। पिंड पर गुरुत्वीय बल द्वारा कितना कार्य किया गया है। अब गुरुत्वीय बल कार्य कब करता है, गुरुत्वीय बल कार्य करता है जब वस्तु आप ऊपर की डायरेक्शन में फेंकते हो और वापस ऐसे नीचे की डायरेक्शन में आती है, तो कुछ हाइट होगी ना तभी गुरुत्वीय बल काम करेगा, हाइट नहीं है तो गुरुत्वीय बल कैसे काम करेगा। जैसे प्रारंभिक और अंतिम स्थिति आप देखेंगे कोई हाइट है ही नहीं, पहली स्थिति में और अंतिम स्थिति में बिल्कुल यहाँ पर पृथ्वी पर ही आपने वो ऑब्जेक्ट फेंक दिया है, तो हाइट कहाँ हो गई, हाइट नहीं है, सो कार्य कैसे हो गया। गुरुत्वीय बल के कारण कार्य में हाइट जरूरी है, विस्थापन ऊपर की डायरेक्शन में होना चाहिए, ऐसे विस्थापन होगा ना कोई परिवर्तन नहीं होगा। गुरुत्वीय बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य शून्य है, क्योंकि गुरुत्वीय बल नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में कार्य कर रहा है, ऐसे डायरेक्शन में कार्य करता है, और क्षैतिज रेखा पर कोई भी गुरुत्वीय बल कार्य नहीं करता है। अब जैसे गुरुत्वीय बल की बात करें तो ये ऊपर नीचे कार्य कर रहा है, लेकिन आपने पत्थर यहाँ पर क्षैतिज रेखा पर लास्ट में प्राप्त किया, जो गुरुत्वीय बल ऊपरी डायरेक्शन का और पत्थर यहाँ पर क्षैतिज रेखा पर कोण 90 डिग्री का बन रहा है, और एफ डी कॉस थीटा कॉस 90 का मान शून्य होता है, तो पूरा कार्य शून्य हो जाएगा यहाँ से। ये बार बार बता रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। एक बैटरी बल्ब जलाती है, इस प्रक्रम में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। बैटरी बल्ब जलाती है, अब बैटरी ने बल्ब जलाया, आपको डायरेक्टली दिख रहा है
कि कहीं न कहीं बैटरी के अंदर जो ऊर्जा थी ना, वो सौर ऊर्जा में कन्वर्ट हुई है, प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट हुई है और वहाँ पर ऊष्मा ऊर्जा भी कन्वर्ट हुई है। तो बैटरी का आप कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्रकाश ऊर्जा में बदली है। लेकिन विद्युत ऊर्जा बैटरी में कहाँ से आ गई? विद्युत ऊर्जा के लिए बैटरी में सेल डाल रखे थे, जिसमें केमिकल जो रिएक्शन हुई है, उसके बाद वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हुई है। कहीं न कहीं रासायनिक ऊर्जा शुरुआत में बदली है विद्युत ऊर्जा में, और वो विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी से आपका एक सोलर ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है, वो आपको प्राप्त हुई है। तो ये पूरा एनर्जी कन्वर्जन का क्रम रहेगा। 20 किलोग्राम द्रव्यमान पर लगने वाला कोई बल इसके वेग को 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड में परिवर्तित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य बिल्कुल ईजी है। किया गया कार्य हमेशा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के इक्वल होगा। ये तीसरी बार इस वीडियो में बता रहा हूँ। किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के इक्वल होगा। कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे, एम की वैल्यू आपको दे रखी है 20 किलोग्राम, बिल्कुल ऐसे यूनिट में ध्यान रखना है। वी स्क्वायर यानी अंतिम वेग 2 का स्क्वायर 4 माइनस प्रारंभिक वेग 5 का स्क्वायर 25 है, 4 माइनस 25 है। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 20 यानी इसको 10 कहेंगे, 10 है, 4 माइनस 25 यानी 21 है। ठीक है, तो ये माइनस में 21 है, 10 से मल्टीप्लाई होगा -210 जूल कार्य है। ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि आपका जो कार्य है ना, या फिर बल है वस्तु की गति की विपरीत दिशा में लग रहा है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड मेज पर ए बिंदु पर रखा है, इसे बी बिंदु तक लाया जाता है। मेज पर टेबल पर कोई 10 किलोग्राम का पिंड रखा है ए बिंदु पर, इसे उठाकर बी बिंदु पर लेके आ गए और इसका द्रव्यमान ध्यान रखना 10 किलोग्राम दे रखा आपको। ए से बी पर मेज पर लेके आए, क्षैतिज रूप से आगे बढ़ाएं। यदि ए तथा बी को मिलाने वाली रेखा क्षैतिज, ये खुद बोल रहा क्षैतिज रेखा, तो पिंड पर गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? 0 होगा। बार बार बता रहे गुरुत्वीय बल ऊपर नीचे रखता है अपन, आप हॉरिजेंटली लेके जा रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, cos 90 यानी 0 हो गया। बाकी कार्य के लिए आपका हाइट होना जरूरी है, गुरुत्वीय बल के लिए यहाँ पर हाइट नहीं है, सो कार्य 0 है। मुक्त रूप से गिरते एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती है, क्या ये ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन करती है? ऊर्जा संरक्षण नियम का मतलब है कुल एनर्जी हमेशा स्थिर रहती है, स्थितिज प्लस गतिज ऊर्जा, या फिर न तो ऊर्जा को बना सकते न नष्ट कर सकते, एक रूप से दूसरे रूप से रूपांतरित कर सकते हैं। यहाँ पर दिख रहा है कि स्थितिज ऊर्जा कम हो रही, तो आपको लग रहा है कि ऊर्जा नष्ट हो रही, नहीं, स्थितिज ऊर्जा कम होने का मतलब है वो गतिज ऊर्जा में बदल रही है। तो ऊर्जा तो वो कन्वर्ट हो गई नहीं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, नष्ट थोड़ी हो रही है। सो ऊर्जा संरक्षण का नियम का बिल्कुल उल्लंघन नहीं हो रहा है। आपको ये ऑलरेडी कंसेप्ट इस वीडियो में बता रखा है। जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन कौन से ऊर्जा रूपांतरण होते हैं? अब साइकिल चलाते हैं तो रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। रासायनिक ऊर्जा कहाँ से आ गई? भाई साइकिल आप ही चला रहे हो ना, आपके अंदर कौन सी ऊर्जा है? रासायनिक ऊर्जा खाना खाया, पूरा प्रोसेस हुआ है, केमिकल एक तरीके से पूरी रासायनिक अभिक्रिया हुई है, सो आप में वो ऊर्जा कन्वर्ट हुई है। रासायनिक से पेशीय ऊर्जा ने आपने पेशीय ऊर्जा में, रासायनिक से पेशीय ऊर्जा जो पैर चला रहे हैं वो पेशीय ऊर्जा ही तो है, और पेशीय ऊर्जा से साइकिल आगे बढ़ी तो वो गतिज ऊर्जा में हो गई। तो इस प्रकार से ऊर्जा में रूपांतरण होता है। जब आप अपनी सारी शक्ति लगाकर एक बड़ी चट्टान को धकेलना चाहते हैं तो इसे हिलाने में असफल हो जाते हैं। बड़ी चट्टान थोड़ी हिलाएंगे, पूरा ताकत लगा रहे हैं, तो क्या इस अवस्था में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? आपके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा कहाँ चली जाती है? जब हम एक विशाल चट्टान को धक्का देते हैं तो ऊर्जा का कोई हस्तांतरण नहीं होता है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार चट्टान हमारे शरीर को भी उतना ही मात्रा में बल देगी। अपन चट्टान को दे रहे हैं, चट्टान अपन को बल दे रही है, वापस अपनी को ऊर्जा, और अपन को वापस बल दे रही है, और अपन उसके विरुद्ध काम कर रहे हैं, पेशीय बल लगा रहे हैं एक तरीके से, तो हमारी मांसपेशियों की ऊर्जा में वहाँ पर ऊष्मा में वो एज ए कन्वर्ट हो जाएगी। किस घर में एक महीने में, किसी घर के एक महीने में ऊर्जा की 250 यूनिट व्यय होती है, ये ऊर्जा जूल में कितनी होगी? 250 यूनिट मैंने आपको बता रखा है एक ऑलरेडी, 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर, 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर है। अब यहाँ पर 250 यूनिट तो 250 किलोवाट आवर के इक्वल हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? तो ये ऊर्जा जूल में कितनी है? तो 250 किलोवाट आवर कितने जूल के इक्वल है? आपको बता दूं 1 किलोवाट आवर कितने जूल के इक्वल है? 1 किलोवाट आवर यानी जूल जो एसआई यूनिट है, तो किलोवाट को भी आपको एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किलोवाट में वाट कितने होते हैं? आप कहेंगे किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। घंटे में कितने सेकंड होते हैं? घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। जब इसको आप करेंगे तो 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 1 किलोवाट आवर में 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल है। आपको पूछा 250 किलोवाट आवर में कितना, तो 250 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो आपका 250 गुणा 3.6 हो जाएगा आपके 900 हो जाएगा। फिर 900 गुणा 10 की घात 6 जूल कहो, या फिर 9 गुणा 10 की घात 8 जूल को, एक ही बात है, ये आपका आंसर आ जाएगा। 40 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड है, धरती से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है? यदि पिंड को मुक्त रूप से गिरने दिया जाए तो जब पिंड ठीक आधे रास्ते पर है उस समय उसकी गतिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए। क्या क्या वैल्यू दे रखी है आपको? पिंड का द्रव्यमान दे रखा है कि 40 किलोग्राम का ये पिंड है,
और पृथ्वी से ऊंचाई आपको 5 मीटर की हाइट तक दे रखा है। पूछा इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। स्थितिज ऊर्जा होती है mgHn। तो यहाँ पर m आपको 40 दे रखा है, जी आपको पता है 10 होता है, सो यहाँ पर दे रखा है। हाइट 5 मीटर की है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्थितिज ऊर्जा 2000 जूल हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बोल रहा है कि उस समय इसकी गतिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए जब पिंड ठीक आधे रास्ते पर है। आधे रास्ते पर है, जैसे कि 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है, अब नीचे गिराएंगे, आधे रास्ते पर आ गए हैं, तो उस समय उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। आपको बता दूं, शुरुआत में पिंड जब आप 5 मीटर के हाइट पर उठाए हुए थे उसमें ऊर्जा थी 2000 जूल है। अब पिंड को नीचे छोड़ा, स्थितिज ऊर्जा 2000 जूल थी, ये आपके 2000 जूल स्थितिज ऊर्जा थी। अब ये पूरी कोई भी हाइट है, कहीं पर भी मान लेते हैं h ऊंचाई है, जो ये बोल रहा है 5 मीटर की हाइट है। अब हाफ हाइट पर आप आए तो हो क्या रहा है, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होती जा रही है, धीरे धीरे आधे स्थान पर आएगी तो यहाँ पर 1000 जूल ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई है। तो आपको पूछा आधे रास्ते में गतिज ऊर्जा कितनी, 1000 जूल हो गई, और आधे रास्ते पर स्थितिज ऊर्जा कितनी, 1000 जूल स्थितिज ऊर्जा है। अंतिम जब रास्ता पूरा हो गया, बिल्कुल नीचे आ गई, उस समय लगभग 2000 की 2000 आपको गतिज ऊर्जा देखने को मिलेगी और स्थितिज ऊर्जा बिल्कुल शून्य होगी। यही कंसेप्ट है। पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए किसी उपग्रह पर गुरुत्वीय बल द्वारा कितना कार्य किया जाएगा, अपने उत्तर को तर्कसंगत बनाइए। पृथ्वी के चारों ओर घूमता कोई उपग्रह है, बिल्कुल कार्य शून्य होगा। मैंने बताया है वर्तुल गति में कार्य शून्य ही होता है, क्योंकि वर्तुल गति में एक अभिकेंद्रीय बल लग रहा है, वरना कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे गोल क्यों घूमता भाई, ऐसे क्यों घूमता। ऑब्जेक्ट हमेशा एक नीति वेग से आगे बढ़ जाता। एक अभिकेंद्रीय बल लग रहा है अंदर की डायरेक्शन में, जो आगे बढ़ना चाहता लेकिन अंदर की ओर खींचते हुए इस टाइप से वो वर्ताकार पथ पर बढ़ता है। तो ये जो एक स्पर्श रेखा के और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट कोई एक विशेष बिंदु पर ये स्पर्श रेखा के बिल्कुल 90 डिग्री पर रहता है, आपका बल जो रहता है वो 90 डिग्री के है विस्थापन की। सो 90 अभिकेंद्रीय बल विस्थापन की 90 डिग्री में है, तो कॉस थीटा 90 यानी कॉस 90 शून्य है, तो कार्य कितना हो जाएगा, W बराबर एफ डी कॉस थीटा, शून्य ऑलरेडी बता रखा है। क्या किसी पिंड पर लगने वाले किसी भी बल की अनुपस्थिति में इसका विस्थापन हो सकता है। बल की अनुपस्थिति में विस्थापन हो सकता है क्या, क्यों नहीं भाई, बल की उपस्थिति में विस्थापन होगा ना। न्यूटन की गति का पहला नियम ही तो जड़त्व का नियम है। जड़त्व का नियम क्या कहता है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर, गतिशील है तो वो गतिशील रहना चाहती है। गतिशील अवस्था में जड़त्व का नियम, कोई वस्तु आगे गतिशील है, कब गतिशील होगी, कोई वेग से ही तो होगी गतिशील। तो वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहना चाहती है, यानी गति नहीं रोकना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लग जाए। बाह्य बल से आप गति रोक सकते हो, घर्षण बल वगैरह लग गया, लेकिन बाह्य बल नहीं लग रहा है, ये बोल रहा है ना। बल की अनुपस्थिति में तो मानते बल नहीं लग रहा है, सो वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी ना, गतिशील है कहीं ना कहीं उसमें विस्थापन हो रहा है, गतिशील में विस्थापन हो रहा है ना, इसका विस्थापन हो सकता है बिल्कुल। हाँ, बल की अनुपस्थिति में वस्तु में विस्थापन हो सकता है। यदि वस्तु एक समान गति से चल रही है तो उस वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, परंतु वस्तु में विस्थापन होता है, क्योंकि वस्तु, यही जड़त्व का नियम है। जब वस्तु को किसी आनत तल से मुक्त अवस्था में छोड़ा जाता है तो वो गुरुत्वीय बल के कारण नीचे आती है, परंतु पृथ्वी तल पर पहुंचने पर क्षैतिज दिशा में उस पर कोई बल कार्य नहीं करता, परंतु ये वह वस्तु क्षैतिज दिशा में एक समान गति से चलती है, इसमें विस्थापन होता रहता है। कोई मनुष्य भूसे के एक गट्ठर को अपने सिर पर 30 मिनट तक रखे रहता है और थक जाता है, क्या उसने कुछ कार्य किया या नहीं, अपने उत्तर को तर्कसंगत बनाइए। मनुष्य भूसे को गट्टर पर रखे हुए तो कार्य क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है क्या। अब भूसे के गट्टर को अपने सिर पर 30 मिनट पर रखा है, अब बस रख दिया, स्थिर पड़ा है, भूसे का गट्टर है, स्थिर पड़ा है, तो स्थिर अवस्था में विस्थापन नहीं होगा तो कार्य कैसे हो जाएगा। एक विद्युत हीटर की घोषित शक्ति 1500 वाट है, 10 घंटे में कितनी ऊर्जा उपयोग होगी। 10 घंटे में कितनी ऊर्जा, बिल्कुल ईजी है भाई। आपको व्यावसायिक यूनिट 1 किलोवाट आवर का ध्यान रखना है। 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट। अब यहाँ पर कितने किलोवाट आवर हो रहे हैं, किलोवाट की बात करें तो वाट कितने हो रहे हैं, 1500 वाट में कितने किलोवाट होंगे, 1.5 किलोवाट होंगे। घंटे कितने हैं भाई, 10 घंटे ऑलरेडी बता रखे हैं। और आपको पूछा कितनी ऊर्जा है, तो 1.5 गुणा 10 करेंगे तो कितनी होगा, 15 किलोवाट आवर होगी। 15 किलोवाट आवर कहो या फिर 15 यूनिट कहो, एक ही बात है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, जब हम किसी सरल लोलक के गोलक को एक और ले जाकर छोड़ते हैं, ठीक है, एक और ले जाकर छोड़ते हैं तो ये दोलन करने लगता है। बिल्कुल, ये आपका लोलक है, ये माध्य स्थिति के इर्द गिर्द है, वो दोलन करता है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये बोल रहा है ये दोलन करने लगता है जब एक और ले जाकर, मान लो यहाँ पर आपने रखकर छोड़ा तो ये ऐसे दोलन करेगा लोलक का, पेंडुलम। इसमें होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों की चर्चा कीजिए। किस प्रकार ऊर्जा परिवर्तित हो रही है वो देखना है, और ऊर्जा संरक्षण के नियम को भी आपको स्पष्ट
करना है। गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में क्यों आ जाता है? धीरे धीरे गोलक यहाँ पर रुक क्यों जाता है? अंततः इसकी ऊर्जा का क्या होता है, रुकता है तब? ये ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन है? बिल्कुल नहीं है उल्लंघन। हो क्या रहा है यहाँ पर, आप ये सरल लोलक ले लीजिए। तो इस लोलक में ऊर्जा का कैसे स्थानांतरण हो रहा है? आपने यहाँ पर क्यू पर रखकर, कलर चेंज करते हैं, अब लोलक को छोड़ा, अब क्यू पर लोलक लोलक है। आपने जब क्यू पर स्थिर रखा हुआ था उसमें पूरी की पूरी स्थितिज ऊर्जा थी। क्या कोई गतिज ऊर्जा थी? पूरी पोटेंशियल एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी नहीं थी। यहाँ पर अधिकतम स्थितिज ऊर्जा थी। अब ये क्यू से होते हुए लोलक क्यू से आगे बढ़ा और पी से होते हुए आर तक गया लोलक। अब यहाँ पर बीच में हाईएस्ट स्पीड थी, तो ये जो पी वाली स्थिति है ना, इस पे आप कहेंगे गतिज ऊर्जा मैक्सिमम थी, गतिज ऊर्जा अधिकतम थी और स्थितिज ऊर्जा है वो लोवेस्ट थी यहाँ पर। अब जैसे जैसे यहाँ क्यू पर पहुँचा ये लोलक, और क्यू पर पहुँच कर क्या हुआ, वापस रुक कर ही वापस यहाँ तक आएगा। अब क्यू पर पहुँच कर रुका तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा क्या हो गई, वापस हाईएस्ट, और गतिज ऊर्जा क्या हो गई, बिल्कुल शून्य। तो ये आप देख सकते हो, ये शुरुआत में स्थितिज ऊर्जा थी, यहाँ पर हाईएस्ट गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हुई और वापस ये स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई, यानी ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हुई। दोबारा ये स्थितिज ऊर्जा से यहाँ पर आएगा वापस हाईएस्ट गतिज ऊर्जा, और यहाँ पर आएगा वापस स्थितिज ऊर्जा है। इस प्रकार आगे बढ़ेगा। अब हो क्या रहा है कि हवा का घर्षण भी लग रहा है। हवा के घर्षण के कारण धीरे धीरे यहाँ ये रुक जाएगा। इस रुकने के कारण हवा का घर्षण, तो आप कहेंगे ऊर्जा किस में बदल गई? तो रुकने हवा के घर्षण के कारण वो ऊर्जा थी ऊष्मा ऊर्जा में बदल गई। किस ऊर्जा में? ऊष्मा ऊर्जा में। तो ये गतिज ऊर्जा से वापस ऊष्मा ऊर्जा में ऊर्जा रूपांतरित हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं, एम द्रव्यमान का एक पिंड एक नियत वेग v से गतिशील है, पिंड पर कितना कार्य करना चाहिए कि ये विराम अवस्था में आ जाए? आपको पता है पिंड पर किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के इक्वल होता है, गतिज ऊर्जा में बदलाव के इक्वल होता है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के इक्वल होता है पिंड पर किया गया कार्य। तो कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन यानी हाफ एम अंतिम गतिज ऊर्जा और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, इसके अंतर के इक्वल होता है। ये बोल रहा है एम द्रव्यमान का एक पिंड एक नियत वेग v से गतिशील है। अब v वेग से गतिशील है, पिंड पर कितना कार्य करना चाहिए कि विराम अवस्था में आ जाए? यानी जो एक v वेग से गतिशील है, यानी आरंभिक गतिज ऊर्जा v स्क्वायर है, और अंतिम गतिज ऊर्जा जब विराम अवस्था में रुकेगा तो ये जीरो हो जाएगी। तो एक तरीके से ये हो जाएगा माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये जो कार्य आपको बोल रहे हैं कितना कार्य करना चाहिए, उल्टा कार्य करना पड़ेगा ना इसको रोकने के लिए, जीरो आने के लिए। तो हाफ एम वी स्क्वायर है, गतिज ऊर्जा के इक्वल सा इनको कार्य करना पड़ेगा विराम अवस्था में लाने के लिए, क्योंकि पिंड है हाफ एम वी स्क्वायर की गतिज ऊर्जा में। ये बोल रहा है ना वी वेग से गतिशील है, तो हाफ एम वी स्क्वायर की गतिज ऊर्जा है, इसको शून्य लाना है। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के इक्वल ही कार्य होता है, शून्य लाना है तो ये हाफ एम वी स्क्वायर का कार्य करना पड़ेगा विपरीत दिशा में, माइनस हाफ एम वी स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी ये शून्य हो जाएगा। तो विपरीत डायरेक्शन में इतना काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पर 1500 किलोग्राम द्रव्यमान की कार को जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है, रोकने के लिए किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। सेम चीज, कार्य कितना करना पड़ रहा है आपको कार को रोकने के लिए यानी अंतिम वेग कार का शून्य करने के लिए आपको कार्य कितना करना पड़ रहा है? तो कार की गतिज ऊर्जा है उतना ही कार्य करना पड़ेगा। गतिज ऊर्जा कितनी है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो कार की गतिज ऊर्जा के बराबर कार्य करेंगे, सो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है वो शून्य ही तो करना है आपको, कार्य को कितना कार्य करना है। तो यहाँ पर कार को रोक रहे हैं तो वेग आप शून्य करेंगे, लेकिन कार की गतिज ऊर्जा है कितनी? हाफ गुणा एम, आपको 1500 किलोग्राम दे रखा है, वी स्क्वायर यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुणा करेंगे तो 50/3। आपको पता है किलोमीटर प्रति घंटा एक ऐसा यूनिट नहीं है, बाकी राशियाँ ऐसा यूनिट में किलोग्राम वगैरह दे रखी है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना जरूरी है। और जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना होता है तो आप डायरेक्टली 5/18 से गुणा करते हो, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा एक बड़ी यूनिट है, छोटी यूनिट में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना चाहिए। बाकी इसका पूरा अलग रहता है, बिल्कुल ईजी सा है। किलोमीटर प्रति घंटा में एक किलोमीटर में कितने हज़ार मीटर होते हैं, तो हज़ार है 3600, इस भाग देकर ये 5/18 आता है। और आपको पूछ ले उल्टा मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो फिर उल्टा आप 18/5 से गुणा करते हो। फिलहाल यहाँ पर आप 5/18 से गुणा करेंगे तो 50/3 मीटर पर सेकंड आपका वेग आ गया। तो यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर में हाफ गुणा एम आपको 1500 है, 50/3 इसका स्क्वायर करना है। सो यहाँ पर जो एनर्जी आपको गतिज ऊर्जा प्राप्त होगी वही कार्य के इक्वल है। ये गतिज ऊर्जा कितनी प्राप्त होगी? 2,08,333 जूल गतिज ऊर्जा प्राप्त होगी।
सो ये कार्य के इक्वल हो जाएगी। ये बार बार सेम कंसेप्ट आ गया 10 बार। सोनी कहती है कि किसी वस्तु पर त्वरण शून्य हो सकता है चाहे उस पर कई बल कार्य कर रहे हो। बिल्कुल, बहुत सारे बल, जैसे एक यहाँ से बल कार्य कर रहा है, एक यहाँ से कर रहा है, एक यहाँ से, यहाँ से। अब चारों तरफ बल कार्य कर रहा है, गति करेगी क्या वस्तु? नहीं करेगी। एक दूसरे को बल है वो बैलेंस कर देंगे, बढ़ देंगे। तो वस्तु पर त्वरण शून्य हो जाएगा। भाई जब वेग है वो परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण तो शून्य होना ही है। क्या आप उससे सहमत है? बिल्कुल। त्वरण शून्य कब हो सकता है? पहली स्थिति तो ये है कि वस्तु बिल्कुल वेग में परिवर्तन नहीं कर रही, एक फिक्स वेग से आगे बढ़ रही है, तो वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। लेकिन वेग में परिवर्तन हो ही नहीं रहा तो त्वरण वहां पर शून्य है, बिल्कुल शून्य त्वरण, यानी वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है। नियत वेग से जब वस्तु आगे बढ़ती है ना, उस समय त्वरण है वो शून्य रहेगा, चाहे उस पर कई बल लग रहे हैं तभी आगे बढ़ रही है, लेकिन इसके नियत वेग से बढ़ रही है तब त्वरण वहां पर शून्य हो जाएगा। 4 युक्तियां जिसमें प्रत्येक की शक्ति 500 वॉट है, 10 घंटे तक उपयोग में लाई जाती है। इसके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा किलोवाट घंटा में परिकलित कीजिए। 4 कोई युक्तियां हैं जिसमें प्रत्येक की शक्ति 500 वॉट है, तो 4 युक्तियों की शक्ति कितनी हो जाएगी? 500 मल्टीप्लाई आप 4 करेंगे। 10 घंटे तक उपयोग में लाई जाती है, ऊर्जा कितनी किलोवाट घंटा है? किलोवाट घंटा यानी कितने किलोवाट है। अब 4 यूनिट जो भी आपके पास 4 डिवाइस हैं, प्रत्येक की शक्ति 500 वॉट है, तो टोटल शक्ति कितने वॉट हो गई? 500 गुणा 4, यानी 2000 वॉट की आपके पास शक्ति है। 2000 वॉट का मतलब 2 किलोवाट है, ठीक है। 2 किलोवाट की शक्ति है, 10 घंटे उपयोग में आ रही है। किलोवाट घंटा ये 10 घंटा, तो ये कितनी हो जाएगी? 20 किलोवाट घंटा। 20 किलोवाट घंटा यानी 20 यूनिट। किलोवाट घंटा में कितनी हो गई? 20 हो गई। नेक्स्ट है, मुक्त रूप से गिरता एक पिंड अंततः धरती तक पहुंचने पर रुक जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? भाई जब रुक रहा है, मुक्त रूप से गिरता एक पिंड है, अब जब गिर रहा है उस समय पूरी गतिज ऊर्जा थी उसमें, लेकिन धरती पर पहुंचकर रुक जाता है। अब पिंड गिर रहा है तो वायु से घर्षण हो रहा है, घर्षण होने के कारण उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो गतिज ऊर्जा आधी तो ऊष्मा ऊर्जा में बदल गई है। अब पिंड गिर रहा है तो हवा के सापेक्ष वो आवाज भी कर रहा है, ध्वनि ऊर्जा में बदल गई, और गिर रहा है हवा से घर्षण के कारण प्रकाश भी उत्पन्न होता है, प्रकाश ऊर्जा में बदल गई। अब कुछ बची कुछ ऊर्जा थी, जब रुका तो वो स्थितिज ऊर्जा में बदल गई, तो इस टाइप से कन्वर्ट हो जाती है ऊर्जाएं। अब ये सवाल आपके एनसीईआरटी में टेक्स्ट बुक के लास्ट में दे रखे थे, वो थे, उससे पहले आपने एग्जाम्पलर के देखे। अब टेक्स्ट बुक के कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के 7-8 उदाहरण है, वो कवर करके ये पूरा चैप्टर क्लोज करते हैं। उदाहरण नंबर 2 है, एक कुल्ली 15 केजी का बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा बोझे पर किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। आप कहेंगे बोझा तो रख दिया सिर पर, कार्य शून्य। अरे नहीं, बोझे को नीचे से उठाकर ऊपर सिर पर रखा है ना, जब बोझा ऊपर पड़ा रहता है ना तब कोई कार्य नहीं रहता, बोझा तो यहाँ पर नीचे से ऊपर आया है ना। तो एक कुल्ली 15 किलोग्राम का बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाया इन्होंने, तो वो सेम गुरुत्वीय बल के कारण कार्य हो रहा है, mgh के कारण कार्य हो रहा है। m कितना है? m आप कहेंगे 15 है, g यहाँ पर आप 10 मान लेते हो, h कितना है? 1.5 मीटर है, तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके 15 × 15 225, तो 225 जूल का आपके कार्य हुआ है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी है? गतिज ऊर्जा हाफ mv², तो यहाँ पर हाफ गुणा 15 गुणा 4 16, ये आपके हो जाएगा 8, ये 120। गतिज ऊर्जा कितनी है? 120 मीटर पर सेकेंड। सॉरी, आपको क्या पूछा है? गतिज ऊर्जा है ना, तो जूल में हो जाएगी, ठीक। यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है, उसके वेग को 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने में कितना कार्य है? वेग में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ही कार्य के इक्वल होता है। आपको पता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कार्य के इक्वल होता है, W बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो यहाँ पर हाफ m आपको कितना दे रखा? 1500, ये आपके 1500। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, अंतिम वेग 60 हो गया, ठीक है। 60 का स्क्वायर आप करेंगे तो 60 का स्क्वायर यहाँ पर 3600 माइनस 30 का स्क्वायर 900, ये आप करेंगे तो ये 2700 हो जाएंगे। 1/2 गुणा 1500 मल्टीप्लाई 2700। लेकिन यहाँ पर अपन ने एक मिस्टेक की है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये किलोग्राम में ऐसा यूनिट है, तो यहाँ पर गलती हो गई है, आपको मीटर पर सेकंड में इसको बदलना पड़ेगा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदलने है तो 5/18 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। और इसी प्रकार 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई करके सबसे पहले आपको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। इस प्रकार यहाँ पर जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है वो आ जाएगी 25/3 मीटर पर सेकेंड, और 60 किलोमीटर प्रति घंटा वो 50/3 मीटर पर सेकेंड। अब किया गया कार्य आप देखेंगे गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। गतिज ऊर्जा यहाँ पर प्रारंभिक ये थी आपकी
और अंतिम गतिज ऊर्जा थी वो ये निकल के आई है। दोनों में अंतर ही आपका कार्य के इक्वल है, तो अंतर आता है ये आपका 1,56,250 जूल का। नेक्स्ट अपन देखते हैं 12 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु धरती से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है तो वस्तु की धरती के सापेक्ष ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दिया है परिकलन में सरलता के लिए जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड है। तो आपको देखिए स्थितिज ऊर्जा दे रखी है, स्थितिज ऊर्जा 480, आपको पता है स्थितिज ऊर्जा बराबर होती है mgh होती है। यहाँ पर 480 बराबर m आपको 12 दे रखा है, g आपको 10 लेना है, हाइट आपको दे रखा है कितनी है भाई, एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है और ऊंचाई ही आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, 480। तो यहाँ से आप कर सकते हो, 0 से 0 कैंसिल आउट है, ये 4 बार चला गया, तो ऊंचाई कितनी आ गई, 4 मीटर आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल यहाँ पर 2 लड़कियाँ जिसमें से प्रत्येक का भार 400 न्यूटन है एक रस्से पर 8 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती है। तो ये वर्टिकली ऐसे ऊपर चढ़ रही है, 8 मीटर की रस्सी पर चढ़ रही हैं। 2 लड़कियां हैं जिनका प्रत्येक का भार आपको दे रखा है 400 न्यूटन, 8 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती है। हम एक लड़की का नाम ए रखते हैं, दूसरी का नाम बी रखते हैं। इस कार्य को पूरा करने में लड़की ए 20 सेकंड का समय लेती है और लड़की बी 50 सेकंड का समय लेती है। प्रत्येक लड़की द्वारा व्यय की गई शक्ति का परिकलन कीजिए। शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर होती है, यानी शक्ति बराबर कार्य बटा समय। अब यहाँ पर आप देखेंगे कार्य क्या होता है, एफ डी, समय टी। ठीक है, अब दोनों ही केस में आपको बल दे रखा है 400 न्यूटन। पहले केस में लड़की 20 सेकंड का समय ले रही है, बल आपको 400 न्यूटन mg दे रखा है, बल गुणा विस्थापन 8 मीटर की रस्सी पर वो चढ़ाई कर रही है, तो गुणा 8 बटा 20 सेकंड का समय ले रही, तो 160 वाट की पावर उन्होंने यूज़ ली है। सेकंड लड़की यहाँ पर क्या कर रही है, समय ले रही 50 सेकंड का, तो सेकंड लड़की यूज़ ले रही है 64 वाट पावर का। बिल्कुल ईजी है। अंतिम सवाल यहाँ पर 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का एक सोपान पर दौड़कर 45 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तो उसकी शक्ति का परिकलन कीजिए। जी का मान 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है। शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य बटा समय आपकी शक्ति होती है। तो यहाँ पर पहली बात तो कार्य कितना हो रहा है, तो लड़के का भार आप देखेंगे 50 किलोग्राम है और ऊंचाई कितनी चढ़ रहा है, वो 15 सेंटीमीटर एक सीढ़ी की ऊंचाई है, वो चढ़ता है 45 सीढ़ियाँ। पहली बात तो ये किलोग्राम दे रखा है, मीटर पर सेकंड दे रखा है, सेंटीमीटर है। अब ये सेंटीमीटर को मीटर में आपको बदलना पड़ेगा, अदरवाइज सारा काम बेकार हो जाएगा। बाकी आप देखेंगे सारी चीज़ें दे रखी हैं, द्रव्यमान आपको दे रखा है, जी आपको दे रखा है, तो F बराबर mg आप यहाँ से निकाल देंगे, यानी बल आपका निकल जाएगा 50 गुणा 10 यानी 500। अब आपको कार्य शक्ति पूछा है ना, शक्ति क्या हो जाएगा, mgh/t। एच यहाँ से आप हाइट टोटल काउंट कर देंगे कितनी हाइट है, और टी आपको दे रखा है कितने सेकंड में काम कर रहा है वो। शक्ति का परिकलन कीजिए, यहाँ पर 9 सेकंड में चल, तो बिल्कुल ईजी सा है, 9 सेकंड में आपका काम हो जाएगा mgh/t। और टोटल यहाँ पर आपको 45 सीढ़ियाँ थी ना, प्रत्येक सीढ़ी की हाइट जो 15 सेंटीमीटर थी उसको मीटर में बदला 100 से भाग देकर, और ये आपने किया तो 6.75 मीटर हो गया। तो यहाँ से एच आपको मिल गया 6.75 है, 500 यूनिट mg था और 9 सेकंड में चल रहा है, तो 375 वाट लड़के की शक्ति काम में आई। तो इस टाइप से आपने देखे लगभग ये सवाल तो ऑलरेडी आपको बता रखा है, बाकी यहाँ पर सॉल्व भी कर दिया। तो टोटल आपके लगभग 27-28 पेज की ये PDF फाइल है वो तैयार की है, और बिल्कुल बेहतरीन कंटेंट, इससे बाहर कुछ भी नहीं हो, पूरा NCERT का यहाँ पर ले लिया है। आपका बुक्स का जो डीपली सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम्पल से वो, प्लस अभ्यास के अच्छे खासे सवाल है कंसेप्ट क्लियर करने वाले, और बाकी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी शुरुआत में आपको बता दिए हैं जो NCERT में दे रखे हैं। तो इस टाइप से चैप्टर अपने कंप्लीट होते हैं। इससे पहले आपने 10 वीडियो नहीं देखे, प्लेलिस्ट की लिंक है वहाँ से चेकआउट कर लेना। जो कैंडिडेट इस टाइप के सवाल जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए उनकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो टेक्स्ट बुक की मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। सारे प्रीवियस ईयर के पेपर वहाँ पर आपको मिल जाएगी, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो। और टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करना चाहते हो तो TTG के कूपन कोड वहाँ पर यूज़ कर लेना, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट अपनी सीरीज़ के अगले वीडियो मिलेंगे। जल्दी क्लास 9th यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद वहाँ पर क्लास 10th की अपन रेगुलर सीरीज स्टार्ट करते हुए दोनों कंप्लीट कर देंगे। धन्यवाद।